चलिए अब एल्कीनों की और रिएक्शंस की हम बात करते हैं। तो इसमें आता है एल्कीनों की ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, मतलब इसमें हम एल्कीनों का ऑक्सीकरण करेंगे तो इसकी पहली रिएक्शन होती है बेयर अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। ठीक है, अब बेयर अभिकर्मक क्या होता है इसको देखो, मैंने ऐसे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। बेयर रिएजेंट होता क्या है इसको समझना। दिस इज द 1% अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4, मतलब पोटेशियम परमैंगनेट का KMnO4 का 1% क्षारीय विलयन होता है। और याद रखना ये एक पिंक कलर का यौगिक होता है। कुछ बुक में पिंक लिखा है तो कुछ बुक में पर्पल कलर भी लिखा हुआ है, तो कुछ भी हम मान सकते हैं यहाँ पर। मतलब ये पिंक और पर्पल के बीच का जो कलर है एक तरह से वो हम मान सकते हैं। तो ये होता है बेयर अभिकर्मक। अब होता क्या है, जब एल्कीन की अभिक्रिया बेयर अभिकर्मक से कराते हैं, इस यौगिक से कराते हैं, तो यौगिक इसमें बनता है, उत्पाद बनता है CH2CH2, दोनों ही कार्बन पर OH समूह आ जाता है। तो कुल मिलाकर डाइऑल, विसिनल डाइऑल इसमें बनता है। चूंकि OH ग्रुप जुड़ रहा है, OH का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिलीकरण अभिक्रिया, एल्कीनों की हाइड्रोक्सिलीकरण अभिक्रिया। और एक खास बात और इसमें इंपॉर्टेंट है, दोनों OH का जो योग होता है ये एक सिन एडिशन अभिक्रिया है। अब देखो, अभी तक हम लोग कई ऐसी रिएक्शंस कर चुके हैं जिसमें हमने देखा है कि कुछ अभिक्रियाओं में सिन एडिशन होता है तो कुछ में एंटी एडिशन होता है। अब आप ये कहेंगे हमको कैसे पता पड़ेगा कि किस अभिक्रिया में सिन एडिशन होता है और किस में एंटी एडिशन होता है। तो भाई ये तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा, हर रिएक्शन में जहां जहां पर भी इसका महत्व है कि इसमें सिन एडिशन होता है, इसमें एंटी, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। जैसे एल्कीनों पर ब्रोमीन की अभिक्रिया, ब्रोमीन वाटर की अभिक्रिया या क्लोरीन वाटर की अभिक्रिया एक एंटी एडिशन होता है। एल्कीनों पर हाइड्रोजन का अटैक कराएं पैलेडियम की प्रेजेंस में, वो एक सिन एडिशन होता है। ये अभिक्रिया ये सिन एडिशन होता है, ये तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना। अब जरा देखें इसमें यौगिक बनता, मतलब ये होता कैसे, मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो देखो क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 KMnO2 में अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है। तो ये जो एल्कीन, यहां पर देखो मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, क्या होगा, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये इधर, यहां से इसका अटैक ऑक्सीजन पर होगा और ये ऑक्सीजन इससे बॉन्ड बनाता है। तो यौगिक बनता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 से अटैच्ड O से अटैच्ड Mn एंड डबल बॉन्ड O माइनस। पहले इस प्रकार का ये एक यौगिक बनता है जो कि बाद में जल के साथ, क्योंकि 1% सॉल्यूशन है इसका, तो मतलब रिमेनिंग क्या है, वाटर है। तो वाटर की उपस्थिति में ये टूट कर यहां पर उत्पाद बनाता है CH2OH। और खास बात ये है कि ये जो यौगिक बनता है ये यौगिक कलरलेस होता है। ये यौगिक कैसा होता है, रंगहीन होता है। मतलब जो बेयर अभिकर्मक हम शुरू में लेते हैं उसका रंग तो क्या होता है, पिंक कलर होता है। लेकिन जब इस यौगिक की अभिक्रिया एल्कीन से कराते हैं और जब इस प्रकार का विसिनल डाइऑल बनता है तो वो कैसा होता है, रंगहीन। इसका मतलब ये अभिक्रिया असंतृप्तता का पता लगाने में प्रयुक्त की जाती है। मतलब जिन किसी भी यौगिक में असंतृप्त बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच में बहुबंध हो, तो उसमें पता लगाना हो कि उसमें बहुबंध है कि नहीं है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है, ये पता लगाने के लिए हम बेयर अभिकर्मक की अभिक्रिया कराते हैं। आई बात समझ, या यूं कहें कि जो एल्कीन होता है वो बेयर अभिकर्मक का रंग उड़ा देता है, ये भी कह सकते हैं। तो देखो इसको ऐसे भी कह सकते हैं टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। दो प्रकार के टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, असंतृप्तता का पता लगाने में दो प्रकार की अभिक्रियाएं हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। पहली अभिक्रिया थी, याद होगा, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। वो भी किस काम में आता है, असंतृप्त यौगिकों का पता लगाने में। और एक आज के बाद याद रखना, बेयर अभिकर्मक, बेयर रिएजेंट टेस्ट भी इसको कहा जाता है। ठीक है, याद रखो।
तो क्या क्या याद रखना है इसमें? पहली बात तो बेर अभिकर्मक होता है क्या है, ये होता है, किस रंग का होता है, ये इस रंग का होता है। अच्छा, कौन अभी क्या करता है? एल्कीन भी करते हैं, एल्काइन भी करते हैं। यौगिक क्या बनता है? एल्कीन के केस में क्या बनता है? डाइऑल, विसिनल डाइऑल बनता है, और ये एक रंगहीन यौगिक होता है। मैं लिख सकता हूं यहां पर ये होता है कलरलेस कंपाउंड होता है। तो इस रिएक्शन का यूज क्या है? असंतृप्तता का पता लगाने में इस अभिक्रिया को हम प्रयुक्त करते हैं, याद रखो। अब कुछ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, जैसे ये हमें यौगिक दे रखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और तुम्हें यहां लिखा है बेयर्स रिएजेंट, बताइए क्या बनेगा? तो बस कुछ नहीं करना है, पाई बॉन्ड को तोड़ दो, यहां पर OH, यहां पर भी OH लगा दो। इसी प्रकार से अगर तुम्हें दे रखा हो साइक्लोहेक्सीन, यहां पर दे रखा हो बेयर्स रिएजेंट, बताइए क्या करेंगे? अब इस केस में ध्यान से देखो, यहां पर बनने वाला जो OH और OH होगा, कैसे होंगे? चूंकि सिन एडिशन है तो दोनों OH का एडिशन या तो अबव दी प्लेन होगा या दोनों बिलो दी प्लेन से जुड़ेंगे, ठीक है। एक इसी प्रकार से अब ये देखो, यहां पर एक CH3 दे रखा है, यहां डबल बॉन्ड है, वही बेयर्स रिएजेंट से हमें अभिक्रिया करानी है। तो देखो अभी ये कार्बन sp2 संकरित है, तो ये CH3 कैसा होगा? प्लेन में होगा, अभी तो प्लेन में होगा। लेकिन जब एक OH यहां जुड़ेगा और एक OH यहां जुड़ेगा तो दोनों कार्बन का संकरण sp2 से sp3 हो जाएगा। तो बताइए बनने वाला यौगिक इसमें अब क्या होगा? देखो इसमें अब बनने वाला यौगिक, यहां अगर OH है तो यहां पर भी OH अबव होगा, और यहां पर ये CH3 क्या हो जाएगा? बिलो हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अब ये वाले यौगिक ले लो, सिस 2 ब्यूटीन, बेयर्स रिएजेंट नंबर 5 ट्रांस 2 ब्यूटीन। अब बताइए अब इसको कैसे करेंगे? तो तुम्हें याद होना चाहिए, सिस हमने लिया है, ये मैं लिख सकता हूं इसका नाम, ये लिखा सिस, ये लिखा ट्रांस। अब बताइए सिस कैसा यौगिक? प्लस, एडिशन कैसा है? बेयर्स रिएजेंट का सिन एडिशन, तो प्लस पर प्लस एडिशन होगा तो बनने वाला यौगिक प्लस ही बनेगा। प्लस बनेगा मतलब कौन बनेगा? एरिथ्रो बनेगा। तो यहां पर ये एरिथ्रो होगा, और अगर ये एरिथ्रो है तो डेफिनेटली ये यहां पर मीजो भी बनेगा, ठीक है। अच्छा, ट्रांसफर बेयर्स अभिकर्मक की अभिक्रिया कराएं, तो ट्रांसफर बेयर का सिन एडिशन, सोचो माइनस पे प्लस एडिशन, ये मैं तुम्हें बता चुका हूं, प्लस एंड माइनस क्या बनेगा इसमें? 3O यौगिक बनेगा। ये ऐसे क्वेश्चन तो हम लोग पहले भी कई सारे बना चुके हैं। तो ये बनेगा OHH, चूंकि ये यौगिक प्रकाश सक्रिय है तो मिरर इमेज भी बनेगा, और अगर इसका मिरर इमेज भी बना तो ओवरऑल कंपाउंड क्या हो जाएगा? रैसिमिक मिक्सचर बनेगा, ठीक है। रैसिमिक मिक्सचर इसमें बनता है, ठीक है। एक चीज इसमें और याद रखना, यहाँ पे एक जो हमने ये रिएक्शन लिखा है, जैसे मैं ये कंपाउंड ले सकता हूं CH2CH2, अगर इसकी अभिक्रिया OSO4 से कराएं, OS का मतलब ऑस्मियम, तो यौगिक का नाम होता है ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, और सेकेंड स्टेप में जल के साथ अभिक्रिया कराएं, तो याद रखना इसका उत्पाद और बेयर अभिकर्मक का उत्पाद एक समान होता है, बस ये याद रखना। तो वैसे मोस्ट प्रोबेबली चांस तो बेयर से अभिकर्मक के आने के हैं, इसके आने के चांस तो वैसे बहुत कम है, बट अगर कभी भी आ जाए मान लीजिए, तो फिर याद रखना कि इसका उत्पाद और बेयर अभिकर्मक का उत्पाद एक समान होता है, ठीक है। तो चलिए ये रिएक्शन हमारा कंप्लीट हुआ, एल्कीनों की अभिक्रिया बेयर अभिकर्मक के साथ। अब इसके बाद सोचिए, अगर एल्कीन की अभिक्रिया हम हॉट एसिडिक KMnO4 से करें, मतलब उच्च ताप पर अम्लीय KMnO4 से करें या पोटेशियम डाइक्रोमेट से करें, तो यौगिक क्या बनेंगे? चलो यही हमारी नेक्स्ट रिएक्शन होगी। चलिए अब एल्कीनों की ऑक्सीकरण अभिक्रिया में नेक्स्ट हम रिएक्शन लेते हैं सर नंबर 2, प्रबल ऑक्सीकारकों के साथ अभिक्रिया। इसके पहले तुम्हें याद होगा हमने अभिक्रिया करी थी बेयर अभिकर्मक के द्वारा अभिक्रिया। तो बेयर अभिकर्मक जो होता है वो एक वीक नेचर का, मीन्स दुर्बल ऑक्सीकारक होता है, लेकिन अगर हम यहां पर अम्लीय H+ KMnO4
अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट या फिर अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट लें उच्च ताप पर, तो भी इसमें भी एल्कीन का ऑक्सीकरण होता है। और इस केस में देखिए उत्पाद क्या बनेगा, यहां पर इसमें याद रखना कि जब एल्कीनों की अभिक्रिया इस प्रकार के प्रबल ऑक्सीकारकों के द्वारा करते हैं उच्च ताप पर, तो ये जो पाई बॉन्ड होता है, ये पाई बॉन्ड पूरी तरह से टूट जाता है और यौगिक बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब ये पाई बॉन्ड हमने तोड़ा तो इधर के जो एल्किल ग्रुप है इसका भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और इधर वालों का भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनता है। मीन्स अब डबल बॉन्ड के इधर कितने कार्बन है, एक कार्बन है, तो एक कार्बन का एसिड क्या होगा, फॉर्मिक एसिड होगा। ठीक है। अच्छा, एक तुम्हें याद होगा इसके पहले हमने पढ़ा था रिएक्शन एक ओजोनी अपघटन, जिसमें मैंने तुमसे कहा था दो प्रकार के ओजोनी अपघटन होते हैं, एक होता है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस और एक होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। तो यहां पर इस अभिक्रिया के जो उत्पाद होते हैं वो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस के उत्पाद ही होते हैं, याद रखना। ठीक है। तो वहां पर मैंने तुमसे कहा था किसी भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया में अगर फॉर्मिक एसिड बन रहा है तो फिर ये इसका अंतिम उत्पाद नहीं होता है, इसका भी फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण होकर ये कन्वर्ट हो जाता है H2CO3 में, और जो कि बाद में कन्वर्ट हो जाता है CO2 एंड H2O में। तो कुल मिलाकर जब प्रोपीन की अभिक्रिया हम अम्लीय KMnO4 से या अम्लीय K2Cr2O7 से करते हैं तो यौगिक बनता है एसिटिक एसिड एंड CO2 एंड H2O। ठीक है। इसी प्रकार से अब ये देखो नंबर सेकंड रिएक्शन, ये दे रखा है हमें 2-ब्यूटीन की अभिक्रिया, इससे करें तो बताइए क्या यौगिक बनेगा, सोचो। तो ये पाई बॉन्ड यहां से हमने तोड़ दिया। अब देखो इस डबल बॉन्ड के दोनों तरफ की संरचना एक समान है, तो इधर वाले का यौगिक क्या बनेगा, यौगिक बनेगा CH3COOH, इधर वाले का बनेगा 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इधर भी तो 2 कार्बन ही है, तो इधर भी क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक मतलब एसिटिक एसिड ही बनेगा। तो यहां पर इसमें एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। इसी प्रकार से अब ये दे रखा हो कंपाउंड 1,4 साइक्लोहेक्साडाइईन, 2 डबल बॉन्ड है, इसको भी तोड़ दो, यहां पर भी तोड़ देंगे। यहां पे कौन है, यहां पर CH2 है, तो इस कार्बन से हमें क्या मिलेगा COOH और यहां से भी मिलेगा COOH, और डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ये संरचना सममित है, तो इसके कुल मिलाकर हमें यहां पर 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे और उस यौगिक का नाम होता है मैलोनिक एसिड। ठीक है। चलिए इसी प्रकार से अब ये यौगिक दे रखा हो, इसकी अभिक्रिया वही अम्लीय KMnO4 से करें उच्च ताप पर, तो बताइए क्या यौगिक बनेगा। तो इस केस में यहां पर क्या करेंगे, यही हम यहां से पाई बॉन्ड तोड़ दें, तो इसमें यौगिक बनेगा CH3C सिंगल बॉन्ड CH3C डबल बॉन्ड O। तो लेफ्ट वाला जो एल्किल ग्रुप है वो देगा एसीटोन, और राइट वाले से क्या बनेगा, चूंकि यहां पर H है तो H अगर है तो फिर ये बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहां पर हो जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन। और एक चीज और देखो, अगर इसी यौगिक की अभिक्रिया हम बेयर अभिकर्मक से कराएं, ये लिखा BR बेयर रिएजेंट, तो बेयर रिएजेंट के केस में क्या यौगिक बनता है बताइए, बेयर रिएजेंट के केस में यहां पर क्या आएगा OH, यहां पर तो बस खाली पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, बस पाई बॉन्ड तोड़ेंगे और दोनों कार्बन पर OH लगा देंगे एंड ये CH3, इस प्रकार का यौगिक बनता है। ठीक है। तो ये थी ऑक्सीकरण अभिक्रिया का सेकंड पार्ट, प्रबल ऑक्सीकारकों के साथ अभिक्रिया। इसी प्रकार से ऑक्सीकरण में एक रिएक्शन और आता है, वो है पर एसिड के साथ अभिक्रिया, और इसका नाम होता है, नेम रिएक्शन है ये, नाम होता है प्रिलेशिव अभिक्रिया। याद रखना इस नाम को, प्रिलेशिव अभिक्रिया। और इस रिएक्शन में होता क्या है चलो देखेंगे अभी हम। तो यहां पर एसिड, अब पर का मतलब क्या है, देखो तुम्हें याद है जैसे मैं इस यौगिक को लिखूं, यहां पे ये लिखा मैंने OH, तो जरा बताइए इस यौगिक का नाम क्या होगा, इसका नाम होगा CH3COOH, ये होता है एसिटिक एसिड। अगर इस एसिटिक एसिड में O और H के बीच में
एक ऑक्सीजन और जोड़ दिया जाए तो अब इसको बोलते हैं, नाम वही रहेगा बट इसके नाम के पहले पर लगा देंगे तो ये हो जाएगा पर एसिटिक एसिड। ये हो गया नाम पर एसिटिक एसिड। ठीक है, क्यों बोला पर? क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में एक पेरोक्साइड बॉन्ड है, इसलिए इसके नाम के पहले क्या लगा देते हैं? पर। इसी प्रकार से ये देखो, मैं थोड़ी देर के लिए यहां से ये ऐसे लगा दूं तो बताइए, अगर ये Cl नहीं होता तो इस यौगिक का नाम क्या होता? इस यौगिक का नाम होता बेंजोइक एसिड। तुम्हें याद होना चाहिए, बेंजीन पर अगर COOH है तो यौगिक का नाम होता है बेंजोइक एसिड। लेकिन यहां पर एक क्लोरीन भी है। अब क्लोरीन कहां पर है जरा ठीक से देखो, इसके रेस्पेक्ट में ये पोजीशन ऑर्थो है और ये पोजीशन मेटा है। तो मेटा पोजीशन पर क्लोरीन है तो इसका नाम होता है मेटाक्लोरो बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब यहां पर O और H के बीच में अब मैंने एक O और लगा दिया और फिर H लिख दिया। अब इसका नाम हो जाएगा मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, ये इसका नाम होगा। तो ये अब इसका नाम लिखा हुआ है मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड और शॉर्ट में इसको बोलते हैं MCPBA। याद रखना ये नाम MCPBA। व्हाट इज MCPBA? क्या होता है? मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। ठीक है, चलिए ये तो हुआ इंट्रोडक्शन कि पर एसिड होते क्या है। अब अभिक्रिया क्या होती है, चलो इसको भी देख लेते हैं। जब किसी एल्कीन की अभिक्रिया किसी भी पर एसिड से करते हैं, चाहे पर एसिटिक एसिड से करो या पर फॉर्मिक एसिड से करो या MCPBA से करो, तो ये जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन यहां पर हमने लगाया है, ये ऑक्सीजन इन मतलब पाई बॉन्ड टूटेगा, एक वैलेंसी इसकी फ्री होगी, एक वैलेंसी इसकी भी फ्री होगी और दोनों के बीच में इस प्रकार से ऑक्सीजन जुड़ जाता है चक्रीय यौगिक के रूप में। तो ये जो होता है, ये क्रियात्मक समूह कौन सा है? ये ईथर है। कौन सा ईथर? चक्रीय ईथर। और चक्रीय ईथर को बोलते हैं इपॉक्सी यौगिक। ठीक है ना, तो ये इपॉक्सी यौगिक बनते हैं। इसलिए ये जो अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया का मैंने बोला था इसको बोलते हैं प्रिलेशिव अभिक्रिया। आपसे कहा जाए प्रिलेशिव अभिक्रिया क्या होती है तो आप क्या बोलेंगे? इपॉक्सीकरण। एल्कीनो से इपॉक्सी यौगिक का बनना क्या कहलाएगा? इपॉक्सीकरण। तो मैं यहां पर इसका एक नाम भी लिख सकता हूं, ये मैंने लिखा इपॉक्सीडेशन। याद रखना इसको, और हिंदी में इसको बोलेंगे इपॉक्सीकरण। तो यहां पर ये यौगिक बनता है, इसका नाम होता है इपॉक्सी इथेन। ठीक है, और साथ में ऑक्सीजन यहां से CO3 है, एक ऑक्सीजन यहां चला गया तो कितने ऑक्सीजन बचे? 2। तो यौगिक बनता है साथ में CH3COOH एसिटिक एसिड। अच्छा, इसी में एक चीज और है समझना। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करिए। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए, वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेटा, अगर हम यहां पर ये जो यौगिक है, इसी में मैं ये रिएक्शन ले सकता हूं। एक और मैकेनिज्म की बात अभी हम बाद में करेंगे। अगर इसी इपॉक्सी यौगिक की अभिक्रिया H+H2O से करें, अब जरा बताइए H+H2O का मतलब क्या हुआ? सीधी सी बात है, ये हमने लिखा डाइल्यूट H2SO4, तनु H2SO4 से जब करते हैं तो इस केस में यहां पर अल्टीमेटली यौगिक बनता है इस प्रकार का, ग्लाइकोल बनता है। इसका नाम लिखेंगे यहां पर क्या? इथाइलिन ग्लाइकोल। और इस रिएक्शन की एक खास बात और है, ये जो रिएक्शन होती है ये एक एंटी एडिशन अभिक्रिया होती है। ये भी याद रखना, कौन सी अभिक्रिया होती है? एंटी एडिशन अभिक्रिया होती है। ठीक है, अब जरा देखो, अब हम इसका मैकेनिज्म समझ सकते हैं। पूरी बात समझना। ये 2 स्टेप का रिएक्शन हुआ। पहली स्टेप में एल्कीन की अभिक्रिया पर एसिड से करते हैं तो इपॉक्सी यौगिक बनते हैं, जिसको बोलते हैं इपॉक्सीकरण अभिक्रिया।
और इसका बनना ही प्रेलेशिव अभिक्रिया है। हाँ, अब ये इसके आगे की अभिक्रिया है कि इस चक्रीय ईथर की अभिक्रिया अगर हम तनु H2SO4 से करें तो ग्लाइकोल बनता है। तो ओवरऑल एल्कीन से ग्लाइकोल बनाने की ये दूसरी अभिक्रिया है, यही मैं समझाना चाह रहा हूं। एल्कीनो से ग्लाइकोल बनाने की एक विधि हम पहले पढ़ चुके हैं, कौन सी? बेर अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। और ये एल्कीनो से ग्लाइकोल बनाने की दूसरी अभिक्रिया है। अब दोनों में फर्क क्या है? इस वाले में जो ग्लाइकोल बनता है वो ग्लाइकोल सिन एडिशन से बनता है, ये तुम्हें याद होना चाहिए। इस केस में यहां पर ग्लाइकोल का बनना सिन एडिशन को शो करता है, जबकि यहां पे ग्लाइकोल का बनना एंटी एडिशन को शो करता है। तो ये तो होगी अभिक्रिया का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके मैकेनिज्म की बात करें कि ये होती कैसे। तो देखो, इस यौगिक को मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं, ये लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहां पर अब हम इसको लिखे एसिटिक पर एसिटिक एसिड को कैसे लिखेंगे? ये लिखा C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ये लिखा पर एसिटिक एसिड। अब इसमें ध्यान से देखना, बहुत अच्छी रिएक्शन है ये वाली। इसका जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में होगा, तो ये लोन पेयर यहां पर पाई बॉन्ड में चेंज होगा और ये पाई बॉन्ड इस O पर आएगा। तो इस अनुनाद के कारण होगा क्या? अनुनाद के कारण इस O पे चार्ज आएगा माइनस और इस O पे चार्ज आएगा प्लस। तो जब किसी परमाणु पे चार्ज प्लस आता है तो उसकी प्रकृति क्या होती है? इलेक्ट्रॉन खींचने की होती है। तो क्या करेगा ये ऑक्सीजन? अब इस सिग्मा बॉन्ड को अपनी तरफ खींचना चाहेगा। तो जब ये सिग्मा बॉन्ड अपनी तरफ खींचना चाहेगा तो इस पर, इस O पर भी तो प्लस चार्ज आएगा। देखो, इस पे प्लस आया, मतलब इसका बॉन्ड टूटना चाहेगा। तो जब बॉन्ड टूटेगा तो इसका कक्षक खाली होगा। अब होगा क्या? ये पाई बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा, इस पर माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा। ये माइनस वाला इस O पे अटैक करेगा और इससे बॉन्ड बना लेगा। ये तो चलो इधर हुआ। अब इधर देखो, इस O पर पाई बॉन्ड नीचे आया तो O पे चार्ज क्या आया? माइनस आया। अच्छा, इस O पर प्लस आ रहा था कि O भी क्या करेगा? इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचना चाहेगा। तो यहां से कौन फ्री होगा? H प्लस। तो ये जो O माइनस होगा, ये O माइनस इस H प्लस से बॉन्ड बना लेगा। H प्लस का बॉन्ड टूटेगा तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन O पर जाएंगे। O पर आएगा नेगेटिव, वो नेगेटिव लोन पेयर जो है वो इस कार्बन से बॉन्ड बना लेंगे। कुल मिलाकर, खैर ये भी मैं कह दूं, बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है इस रिएक्शन में। सिंपल सा याद रखो, ये हाइड्रोजन से जुड़ने वाला जो ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन इन दोनों कार्बन के बीच में जुड़ जाता है ब्रिज के रूप में। तो यौगिक इसमें बनता है कुल मिलाकर CH2 से जुड़ा O, और ये वाला यौगिक अलग हो जाता है CH3COOH के रूप में, एसिटिक एसिड के रूप में ये अलग हो जाता है। ठीक है, ये अलग हो गया। अब इसके बाद देखो, ये इपॉक्सी यौगिक बना। अब इसकी अभिक्रिया हम किससे कर रहे हैं? H प्लस H2O से। तो बताइए क्या होगा? यहां पर सबसे पहले अटैक किसका होगा? H प्लस का अटैक होगा H प्लस का अटैक। या मैं इस रिएक्शन को यहां पर लिख लेता हूं। देखो कैसे लिख सकते हैं इसको, समझना। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पे O है। अब सबसे पहले जब जल अपघटन करेंगे तो H प्लस का अटैक किस पर होगा? O पर होगा। क्या बनेगा यौगिक बनेगा CH2CH2O। O से कौन जुड़ा? H। तो O पे चार्ज क्या आया? प्लस आया। अब जब ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आया है तो ऑक्सीजन की टेंडेंसी क्या होगी? प्रकृति क्या होगी? इलेक्ट्रॉन खींचने की होगी। तो ये वाला ऑक्सीजन इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को भी अपनी तरफ खींचेगा और इसको भी अपनी तरफ खींचेगा। आई बात समझ में? तो इसमें अब क्या कहेंगे, यहां पर इस कार्बन पे भी चार्ज डेल प्लस होगा तो इस पर भी डेल प्लस होगा, दोनों पर डेल प्लस होगा। अब अटैक होगा यहां पर किसका? वाटर का। तो बताइए यहां पर मध्यवर्ती क्या बना? नॉन क्लासिकल कैटायन NCC, नॉन क्लासिकल कैटायन बनेगा। और नॉन क्लासिकल कैटायन पर जब नाभिक स्नेही का अटैक होता है तो रिंग के अपोजिट साइड से होगा। कैसे? ये लोन पेयर अटैक करेगा C पर और ये बॉन्ड टूट के कहां चला जाएगा? ऑक्सीजन पर। और जब ऑक्सीजन अटैक करेगा तो इस O पे चार्ज प्लस आएगा और प्लस आने के बाद फिर यहां से वो एक H प्लस
को भी अलग कर देगा। तो साथ में मैं लिख देता हूं -H+B होगा। तो अल्टीमेटली जो यौगिक बनेगा वो हो जाएगा OH एंड OH। तो चूंकि NCC बन रहा है, वाटर का अटैक रिंग के अपोजिट दिशा से हो रहा है, इसीलिए हम कहेंगे कि दोनों OH का जो एडिशन होता है, ये एडिशन एंटी एडिशन होता है, ये याद रखना है। और सबसे खास बात ये है, एंटी एडिशन हो या सिन एडिशन हो, इसके बनने वाले उत्पादों में अंतर कब आएगा? इसके बनने वाले उत्पादों में अंतर तभी आता है जब जिस कार्बन पर दोनों OH आ रहे हैं, इस पर भी OH आ रहा है, इस पर भी OH आ रहा है, तो ये दोनों कार्बन अगर किरेल कार्बन में बदल रहे हैं तो फिर सिन एडिशन और एंटी एडिशन में फर्क आएगा, तब बनने वाले उत्पाद अलग अलग होंगे। लेकिन अगर दोनों ही कार्बन किरेल नहीं बन रहे हैं या दोनों में से एक ही किरेल बन रहा है, तो सिन एडिशन हो या एंटी एडिशन हो, फिर तो बनने वाले उत्पाद एक समान होंगे, ये याद रखो। चलो ठीक है, तो ये हमने बात करी यहाँ पर प्रिलेशिव अभिक्रिया। प्रिलेशिव अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ? इपॉक्सीकरण। इपॉक्सीकरण का मतलब क्या हुआ? इपॉक्सी यौगिक का बनना क्या कहलाएगा? इपॉक्सीकरण। अब यहाँ पर मैं इसके कुछ एग्जांपल्स और हैं, उन एग्जांपल्स की भी हम अभी बात करते हैं, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं इससे संबंधित जो एग्जांपल्स हैं उनको। तो यहां पर इस केस में देखिएगा, इसमें जितने भी मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, टोटल 7 एग्जांपल हैं, इन सभी के अंदर सबसे पहली जो रिएक्शन है वो हमने करा रखी है बेयर अभिकर्मक के साथ, और सेकंड रिएक्शन दे रखी है MCPBA के साथ दे रखी है, और साथ में जलायुजन भी करा रखा है, अम्लीय जलायुजन। तो हमेशा हमें हर एक क्वेश्चन में इन दोनों रिएक्शंस को कंपेयर करना है कि दोनों में बनने वाले उत्पाद क्या होंगे और दोनों में क्या डिफरेंस होगा, ये समझना है। तो देखो, बेयर अभिकर्मक से अभिक्रिया करते हैं, तो बेयर अभिकर्मक से अभिक्रिया करने पर यौगिक क्या बनता है? ग्लाइकोल बनेगा, ठीक है, ये OH। अच्छा, हमें पता है कि इस केस में बेयर अभिकर्मक में खास बात क्या है? हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ते हैं दोनों कार्बन पर, ग्लाइकोल बनता है, और ये एडिशन सिन एडिशन होता है। और अगर MCPBA से करके पहले इपॉक्सीकरण करें और फिर जलायुजन करें, तो इसमें क्या बनता है? इसमें क्या होगा? एंटी एडिशन होगा, एंटी एडिशन होगा। लेकिन अब इस केस में ये कार्बन भी किरेल नहीं है, ये भी किरेल नहीं है, तो इस केस में यहां पर दोनों OH को हम चाहे तो ऐसे लिखें या फिर इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं होगा, याद रखना। इसको भी चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, दोनों यौगिक एक समान हैं, याद रखो। बहुत जोर देकर कह रहा हूं मैं, ये दोनों OH को एक तरफ लिखो या अपोजिट में लिखो, दोनों यौगिक एक समान है, क्योंकि ये दोनों कार्बन किरेल कार्बन नहीं है। तो इस वाले यौगिक के साथ दोनों ही अभिक्रियाओं में बनने वाले उत्पाद एक समान होंगे। अब यहां पर आओ, प्रोपीन दे रखा है, तो Br में क्या होगा? एक OH यहां जुड़ेगा, एक OH यहां जुड़ेगा। चलो ठीक है, ये हमने यहां पे जोड़ दिया, इस पे लगा दिया OH, तो एक OH इस पर भी आएगा, ठीक है, इस पर भी आ गया। कौन सा एडिशन? सिन एडिशन। लेकिन इस सिन एडिशन में अगर आप देख रहे हैं तो इन दोनों कार्बन में ये वाला एक ही कार्बन किरेल हो रहा है, जबकि ये वाला कार्बन किरेल नहीं है। तो अगर एक ही कार्बन किरेल हो रहा है तो OH नीचे जुड़ सकता है, तो OH ऊपर भी जुड़ सकता है। इसका मतलब ये तो बनेगा ही बनेगा, प्लस तो बनेगा ही बनेगा, और एक इसका मिरर इमेज भी बनेगा, प्लस एंड माइनस दोनों बनेंगे। मतलब बनने वाले दो यौगिक होंगे, दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होंगे, मतलब एनेंशोमर बनेंगे, प्रतिबिंब समावेगी बनेंगे। और इसमें करते हैं तो इसमें भी बनने वाले उत्पाद एक समान ही होंगे। यहां CH3 आएगा भाई, CHOH, CH2OH। अब देखो, इसमें मैंने तुमसे कहा था OH का एडिशन कैसा होता है? एंटी एडिशन होता है। लेकिन इसमें ये कार्बन तो किरेल बन रहा है, जबकि ये कार्बन अकिरेल है। अकिरेल है तो OH को इधर लिखो या ऊपर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस यहां पर ये कार्बन किरेल है तो इसका प्लस भी बनेगा और इसका माइनस भी बनेगा, दोनों बनेंगे। लेकिन अब जो फर्क है वो यहां पर आएगा। अब देखो, बेयर अभिकर्मक से अभिक्रिया कराएंगे बेयर्स, तो एक OH यहां पर आएगा, एक OH यहां पर आएगा। तो जब यहां पर OH आएगा तो ये कार्बन भी किरेल होगा, और यहां पर OH आएगा तब भी ये कार्बन किरेल। दोनों कार्बन किरेल हैं,
तो दोनों कार्बन किरेल बन रहे हैं, तो इस अभिक्रिया के और इस अभिक्रिया के उत्पाद अब अलग अलग आएंगे। इसमें अलग अलग आएंगे, इसमें भी अलग अलग आएंगे। बताइए ये क्या यौगिक है? सिस है। इसमें अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? सिन एडिशन होगा। तो सिस पर सिन एडिशन क्या यौगिक बनेगा? यौगिक बनेगा इस प्रकार का, एरिथ्रो बनेगा। आई बात समझ में? तो इसमें बनने वाला उत्पाद एरिथ्रो, और चूंकि ये एरिथ्रो मीजो है तो ये प्रकाश असक्रिय होगा। लेकिन जब सिस पर ये अभिक्रिया करेंगे तो ग्लाइकोल बनेगा और एंटी एडिशन होगा। और अगर सिस पर एंटी एडिशन होता है तो बनने वाला यौगिक क्या बनेगा? थ्रियो बनेगा। क्या बनेगा? यौगिक थ्रियो बनेगा। और ये वाला थ्रियो प्रकाश सक्रिय है तो साथ में इसका मिरर इमेज भी यहां पे बनेगा। आई बात समझ में? तो ये लिखा OH HHOH, दोनों यौगिक बनेंगे, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होंगे, मतलब बनने वाला उत्पाद कुल मिलाकर रेसिमिक मिक्सचर होगा। और रेसिमिक मिक्सचर होगा तो प्रकाश असक्रिय भी होगा। अब देखो यहां पर ट्रांस है, अब ट्रांस पर सिन एडिशन करोगे तो ये वाला उत्पाद यहां बन जाएगा। ये लिखा CH3 HOH OHH, ये बना। और इसमें भी क्या होगा? इसी का मिरर इमेज बनेगा। ये लिखा OH H एंड OH, दोनों बन जाएंगे। लेकिन अब ये देखो यौगिक कौन सा था? एंटी था। एंटी पर यहां पर ये यौगिक था ट्रांस, ये सिस, ये ट्रांस। ट्रांस पर इसका करेंगे तो इसका एडिशन कौन सा? एंटी एडिशन। तो सोचो ट्रांस पर एंटी एडिशन क्या बनेगा? मीजो बनेगा, मतलब एरिथ्रो बनेगा। कौन सा एरिथ्रो बनेगा? CH3 HOH HOH, ये मीजो यहां पे इस प्रकार का यौगिक बनेगा। ठीक है, चलो फोर्थ के बाद नंबर 5, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसमें देखो ये वाला किरेल कार्बन है, पहले से ही किरेल कार्बन दे रखा है, और इस किरेल कार्बन का अभिक्रिया में कोई रोल नहीं है, कोई इसका रोल नहीं है। तो ये किरेल कार्बन जैसा है वैसा ही रहेगा। इसकी अभिक्रिया कराएंगे बेयर अभिकर्मक की, तो कहां पर होगी? यहां पर होगी। यहां पर होगी तो सोचो एक OH इस पर जुड़ेगा, लेकिन ये कार्बन अकिरेल कार्बन है, और एक OH इस पर आएगा, ये आएगा तो ये कार्बन तो किरेल बनेगा। तो इस पर आने वाला OH राइट से भी आएगा और लेफ्ट से भी आएगा। तो इस केस में बनने वाला उत्पाद होगा CH3HD, यहां पे बनाएंगे। ये H इधर लिखा तो यहां पर आया OH, और इस पर आएगा CH2OH। और ऐसा ही एक उत्पाद और बनेगा जिसमें ऊपर वाला किरेल कार्बन तो जैसा है वैसा ही रहेगा, बस इस पर OH राइट में आया तो अब OH लेफ्ट में भी आएगा, वो लेफ्ट में OH राइट में H, और यहां पे कौन? CH2OH, ये यौगिक इसमें बनेगा। ठीक है, अब देखो दोनों में क्या रिलेशन? दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, तो ये क्या होंगे? डाई स्टीरियो आइसोमर होंगे, मतलब विवृम समावेवी इसमें बनेंगे उत्पाद के रूप में। अब सोचो इसी के भी क्या मैं इससे करूं, जल के ऊपर जब बाद में जलायुजन करूं, तो ठीक से देखो ये वाला किरेल कार्बन किरेल है, किरेल ही रहेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें भी इस पर OH जुड़ेगा, इस पर भी OH जुड़ेगा। कौन सा एडिशन होगा? एंटी एडिशन होगा। लेकिन एंटी एडिशन इसमें कुछ काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर OH आने से यही किरेल बनेगा, ये वाला कार्बन तो किरेल बन ही नहीं रहा। तो इसमें भी बनने वाला उत्पाद एक जैसा ही होगा। याद रखो इसके उत्पाद और ये उत्पाद एक समान होंगे। मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं, लेकिन इसमें भी बनने वाले उत्पाद ये दोनों ही होंगे, याद रखना। ठीक है, अब इस वाले केस में देखो नंबर 6 में यहां पर इस डबल बॉन्ड पर रिएक्शन करवानी है, बताओ क्या बनेगा? तो कैसे कराएंगे? अब इसमें देखो बेर अभिकर्मक से कराएंगे तो ये भी अबव, ये भी अबव, ये बनेगा। बस इसमें करेंगे तो एंटी एडिशन होगा। एंटी एडिशन होगा तो मतलब एक अबव, एक OH अबव पे जुड़ेगा, एक OH बिलो पे जुड़ेगा। क्योंकि ये प्रकाश सक्रिय है। क्यों है प्रकाश सक्रिय? क्योंकि इसमें ना तो पीवेस होगा ना सीवेस होगा, तो फिर इसका एक मिरर इमेज भी यहां पर हम बनाएंगे। ये हो गया OH बिलो और ये हो गया OH अबव। लेकिन
इसका अब हम मिरर इमेज नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला यौगिक मीजो है और मीजो का दर्पण प्रतिबिंब आइडेंटिकल होता है, एक समान होता है, याद रखना। ठीक है, मीजो। अब इसमें देखो नंबर 7 में यहां पर एक मिथाइल दे दिया जाए तो उत्पाद, तो इसमें बताइए उत्पाद क्या बनेगा। देखो यहां पर OH हमने लिया अबव, यहां पर भी OH हमने लिया अबव, तो ये दोनों OH अबव है, तो फिर यहां पर जो CH3 होगा वो CH3 कैसा होगा? बिलो होगा। ठीक है, सिन एडिशन हमने करा, बेर अभिकर्म में सिन एडिशन करा, दोनों OH अबव दी प्लेन आए, तो यहां पर जब OH अबव आया तो इस पर जो CH3 था वो CH3 कहां हो जाएगा? बिलो। ये तो एक बना ही सी, लेकिन इसमें अब एक इसका दूसरा भी बनेगा, वो क्या? ये OH बिलो हो जाए तो ये OH भी बिलो हो जाए, और ये दोनों बिलो होंगे तो फिर ये CH3 यहां पर अबव हो जाएगा। अब देखो ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, और दर्पण प्रतिबिंब का मतलब एनेंशियोमर है। एनेंशियोमर तो इनके बीच में संबंध है, चूंकि दोनों बन रहा है तो बनने वाला उत्पाद रेसिमिक मिक्सचर होगा। ठीक है, इसमें बताओ MCPBA से करके पहले इपॉक्सीकरण करेंगे, फिर जल अपघटन करेंगे, तो फिर क्या होगा बता सकते हो? यहां पर एंटी एडिशन होगा। एंटी एडिशन में एक OH अबव होगा, एक OH बिलो होगा। अब सोचो इस वाले कार्बन पर OH अबव है तो जो CH3 यहां पर होगा वो CH3 अब बिलो हो जाएगा, और इसी प्रकार से एक उत्पाद और बनेगा। क्योंकि ये प्रकाश सक्रिय है तो एक और यौगिक बनेगा, कौन सा? ये OH बिलो कर दिया, ये OH अबव कर दिया, एंटी एडिशन हो गया, और ये OH अगर बिलो है तो आने वाला CH3 अब यहाँ पे अबव होगा। तो ये हुए इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। तो बेर अभिकर्म की अभिक्रिया और ये वाली अभिक्रिया अच्छे से समझ लेना और ये एग्जांपल सोल्व कर लो अच्छे से। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके अलावा कोई से भी तुम्हें एग्जांपल्स अगर मिलते हो तो तुम उसको आसानी से बना लोगे। ठीक है, चलो तो ये रिएक्शन के बाद अब एल्किनों की कुछ अभिक्रियाएं अभी और हैं, चलो उनको भी हम डिस्कस करते हैं। अभी ये देखिए एल्किनों की नेक्स्ट अभिक्रिया, इसमें एक अभिक्रिया होती है ऑक्सो अभिक्रिया, याद रखना, एक होती है ऑक्सो अभिक्रिया और ऐसी ही एक रिएक्शन और होती है कोश अभिक्रिया। अब क्या होती है चलो उसको हम डिस्कस करते हैं। यहां पर देखो क्या होगा, जब एल्किनों की अभिक्रिया CO+H2 से करते हैं, एल्किनों की अभिक्रिया किससे? CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 से करते हैं। तुम्हें याद होगा ये जो मिक्सचर होता है इसको बोलते हैं वाटर बेस। ठीक है, कोबाल्ट CO का मतलब कोबाल्ट और CO का मतलब ये वाला कार्बोनाइल। ठीक है, तो ये यौगिक होता है कोबाल्ट कार्बोनिल की उपस्थिति में, इसको हम उत्प्रेरक लेते हैं, से अभिक्रिया करने पर इसमें यौगिक बनता है CH2H एंड इस CH2 पर आ जाता है कौन सा ग्रुप? CHO। ये ग्रुप इसमें जुड़ जाता है, मतलब ये पाई बॉन्ड टूटता है और एक C पर आ जाता है H और दूसरे पर आ जाता है CHO ग्रुप। अब देखो इस कार्बन पे जुड़ा हाइड्रोजन तो इसको बोला हाइड्रो, और इस वाले कार्बन पे जुड़ा एल्डिहाइड समूह, एल्डिहाइड का एक प्रीफिक्स तुम्हें याद होगा, इसका पूर्व लग्न होता है फॉर्मिल। तो इस अभिक्रिया का एक नाम और होता है हाइड्रो फॉर्मिलीकरण अभिक्रिया। तो ये नाम हम यहां पर इसमें लिख सकते हैं, हाइड्रो फॉर्माइलेशन, या क्या बोलेंगे इसको? हाइड्रो फॉर्मिलीकरण अभिक्रिया। अब ये होती कैसे है, ये देखो इसका मैकेनिज्म, हालांकि इसका मैकेनिज्म इतना कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं, बट ठीक है एक बार तो कम से कम हमने पढ़ा होना चाहिए। क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड की संरचना क्या होती है? C≡O होता है। वैसे तो हकीकत में कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, ये कुछ ऐसा, एक डबल बॉन्ड तो ये है C, एक सिग्मा, एक पाई, और एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और तुम्हें याद है जो सहसंयोजक बंध होता है, अगर हम इस एरो को हटा दें तो क्या करते हैं, जिधर की तरफ एरो है उस पर लगाते हैं माइनस और इधर लगाते हैं प्लस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां मैंने उसको ऐसे ही लिखा हुआ है, C पर माइनस है, O पे प्लस है। तो चूंकि C पर माइनस है तो ये C माइनस क्या करेगा, पहले H से बॉन्ड बनाएगा। H से बॉन्ड बना मतलब एक पाई बॉन्ड पहले इसमें टूट जाता है, पाई बॉन्ड टूटा, एक H इससे जुड़ा, एक H इससे जुड़ा, तो
तो पहले यौगिक ये वाला बनता है। अब देखो C पे चार्ज माइनस है, मतलब C के पास लोन पेयर है और O के पास H प्लस है, O के पास H भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है, और ऑक्सीजन के पास देखो तो तीन बॉन्ड है और प्लस चार्ज है, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर तो एक ही बचेगा। अब ऑक्सीजन की प्रकृति क्या होगी, क्या करेगा, इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींचकर तोड़ लेगा और यहां से H प्लस फ्री करेगा, तो ये जो H प्लस होगा ये इस वाले कार्बन से बॉन्ड बना लेता है। तो इस C पर जो पहले H आया था, अब इसी पर दूसरा H भी आ जाता है, तो इसमें यौगिक बनता है HC डबल बॉन्ड OH। दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। कहने का मतलब इतना सा याद रखो, H2 और CO मिलकर, ये दोनों मिलकर पहले क्या बनाते हैं, फॉर्मल्डिहाइड बनाते हैं। बन गया। अब ये फॉर्मल्डिहाइड जो होता है इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, इस यौगिक को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं CH2 डबल बॉन्ड O। तो मैंने इसको यहां पर ऐसे ही लिखा, चलो ठीक है, इसको हटा सकते हैं अभी हम। इस केस में क्या होगा, O पे चार्ज डेल नेगेटिव है, C पे चार्ज डेल पॉजिटिव है, क्या होगा, पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये इस पर अटैक करेगा, देन ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, क्या बनेगा बताओ, इससे बना CH2 प्लस, उसके बाद CH2 सिंगल बॉन्ड O माइनस, ये बना। अब देखो कुल मिलाकर इसमें हो क्या रहा है, हो ये रहा है, यहां पे प्लस आया तो ये 1 डिग्री कार्बोडाइल बन रहा है। अब 1 डिग्री कार्बोडाइल बन रहा है तो यहां से एक H यहां मैग्नेट करेगा, फिर इस पे प्लस आएगा, फिर यहां से भी एक H यहां मैग्नेट करेगा, यहां प्लस आएगा, अल्टीमेटली बना कौन, CH2 पर आया ये वाला H, इस CH पर एक H यहां गया तो बदले में एक आ भी गया, तो ये CH2 का CH2 ही रहा, और ये क्या रहा, ये रहा C पे प्लस एंड O पे चार्ज माइनस। C प्लस O माइनस O के पास क्या है, 3 लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर बैक बॉन्डिंग से क्या करेगा, पाई बॉन्ड बना देगा, तो अल्टीमेटली यौगिक बन जाएगा CH3 CH2 एंड CH डबल बॉन्ड O। तो कुल मिलाकर ये हुआ कि इस कार्बन पर एक H जुड़ा और इस कार्बन पर एक CHO जुड़ा, इसमें अभिक्रिया का नाम क्या हुआ, हाइड्रोफॉर्मिलीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो अगर इथीन की अभिक्रिया इससे करते हैं तो 3 कार्बन का यहां पर एल्डिहाइड बनता है, प्रोपियोन एल्डिहाइड भी बोलते हैं या फिर प्रोपेनल भी इसको बोला जाता है। एक एग्जांपल ये और याद रखो, अगर सपोज 3 कार्बन की एल्कीन दे रखी हो और अगर इसकी अभिक्रिया हमें CO प्लस H2 से करानी है, उत्प्रेरक कौन सा। प्यारे बच्चों, हमें कमेंट्स में रोज कई सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं या फिर ये वाला टॉपिक हमें समझाएं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारा जो YouTube चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे हिट करें। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हमारे जितने भी जो भी टॉपिक आप लोग कह रहे हैं कि इसका वीडियो बनाइए या फिर ये हमें समझाएं, ये सब ऑलरेडी उस पर अपलोड कर रखा है। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपको ये सुनिश्चित करता हूं कि आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा और जो भी आगे आने वाले वीडियो होंगे वो भी आप आसानी से देख सकेंगे। कोबाल्ट कार्बोनाइल, ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, पाई बॉन्ड तोड़ेंगे तो एक H इधर जुड़ेगा, एक CHO इधर जुड़ेगा, तो इसमें यहां पर ये बनाएंगे CH3 CH2, इस पर जोड़ा H और यहां पर इस वाले CH3 इस पर जोड़ेंगे, इस पर जोड़ेंगे हम H और इस कार्बन पे जोड़ेंगे हम यहां पर CH2 से किसको जोड़ेंगे, CH डबल बॉन्ड O से, ये वाला यौगिक बनेगा। अच्छा रिवर्स भी तो होगा, उल्टा भी बन सकता है कि H यहां जुड़े और इस पर CHO जुड़ जाए, तो एक यौगिक ये भी बनता है, याद रखना, CH एंड CH2 पर जुड़ा H, तो ये यौगिक तो क्या हो गया, ब्यूटेनल, 4 कार्बन का एल्डिहाइड ब्यूटेनल, और ये हो जाएगा 1 2 3 2 मेथिल प्रोपेनल। तो ये दोनों यौगिक इसमें बनते हैं। और एक चीज हमेशा बस ऐसे ही याद रखो, खाली याद रखने का है कि इन दोनों में ये वाला मेजर होता है, वो माइनर होता है। अब क्यों, कैसे, क्या, इतना डीप में जाने की बिल्कुल भी जरूरत इसमें नहीं है, समझ लो यहाँ पर। तो इथीन की अभिक्रिया करेंगे तो 3 कार्बन का एल्डिहाइड, और अगर प्रोपेन की अभिक्रिया करेंगे तो 4 कार्बन का एल्डिहाइड ब्यूटेनल,
और एक 4 कार्बन का शाखित एल्डिहाइड, ये दोनों यौगिक बनते हैं। तो ये तो हुई यहाँ पर ऑक्सो अभिक्रिया। अब तुम्हें याद रखना है कि कभी भी कहा जाए ऑक्सो अभिक्रिया क्या होती है, तो एल्कीनो से एल्डिहाइड बनाने की ये अभिक्रिया होती है। इसी प्रकार से अब नेक्स्ट लेते हैं कोश अभिक्रिया। कोश अभिक्रिया में एल्कीन ही होता है, बस फर्क ये है कि यहाँ CO प्लस H2 लेते हैं, तो यहाँ पर CO प्लस H2O लेते हैं और अम्लीय माध्यम में लेते हैं। ठीक है, क्या होगा अम्लीय माध्यम में? अभिक्रिया करके यहाँ पर दोनों कार्बन के बीच का पाई बॉन्ड टूटेगा, एक C पर जुड़ेगा H और दूसरे पर जुड़ जाता है COOH। तो ये एल्कीन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की विधि है। ऑक्सो विधि एल्कीन से एल्डिहाइड बनाने की विधि और कोश विधि एल्कीन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की विधि होती है, याद रखना। ठीक है, कैसे होगा? मैकेनिज्म में लिखा हुआ है। माध्यम कौन सा? अम्लीय माध्यम है। तो एल्कीन पर अम्लीय माध्यम में क्या होगा? पाई बॉन्ड किसी एक कार्बन पर शिफ्ट होगा, इस पर माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा, ये माइनस वाला H प्लस से बॉन्ड बना लेगा। तो यहां पर हुआ क्या? इस CH2 पर तो कौन आ गया? इस CH2 पे तो आ गया H और इस C पर क्या बना? प्लस चार्ज। अब ये जो प्लस चार्ज है इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति C डबल बॉन्ड O कार्बन मोनोऑक्साइड पर अटैक करेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड का संरचना क्या होती है? O पे प्लस और C पर माइनस, बताया था अभी। इसके पास तो लोन पेयर है तो इस पर माइनस है, तो ये माइनस वाला इससे बॉन्ड बना लेगा, इससे बॉन्ड बना लेगा। संरचना क्या बनेगी? CH3 CH2 से जुड़ा C एंड ट्रिपल बॉन्ड O और O पे चार्ज प्लस। और तुमसे मैंने कई बार कहा है कि ये जो स्टेप है ये बहुत फ्रिक्वेंटली आती रहेगी ऑर्गेनिक में, हर जगह आती रहेगी ये वाली स्टेप। जब ऑक्सीजन पर चार्ज प्लस हो, तुम्हें याद है इलेक्ट्रॉन स्नेही मैंने तुम्हें बोला था, क्या होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही? जिसके पास खाली कक्षक हो या जो खाली कक्षक बना सके अभिक्रिया के दौरान। इसमें देखो इन तीनों कार्बन का अष्टक पूर्ण है और ऑक्सीजन का अष्टक भी पूर्ण है, 3 बॉन्ड है, 1 लोन पेयर है, तो 8 इलेक्ट्रॉन O के पास भी है, अष्टक तो पूर्ण है। अब बताओ ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है या नाभिक स्नेही? तो ओवरऑल चार्ज तो प्लस आ रहा है, इसका मतलब ये है तो इलेक्ट्रॉन स्नेही। और अगर ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है तो इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र कौन होगा? तो केंद्र जनरली, अब हम यहां गलती क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि जिसपे चार्ज प्लस है, जिसपे चार्ज प्लस है वही इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र। गलत। इसका भी अष्टक पूर्ण, इसका भी अष्टक पूर्ण, अष्टक तो दोनों का पूर्ण है, लेकिन चूंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज्यादा है तो क्या होगा? ये ऑक्सीजन पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींच रहा होगा। तो बताइए यहां पर खाली कक्षक कौन उत्पन्न करेगा? कार्बन करेगा। कैसे? इस बॉन्ड को तोड़कर, ताकि ये बॉन्ड टूट जाए तो ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म और आ जाए और इसके पास खाली कक्षक उत्पन्न हो जाए। तो अब क्या होगा? अब नेक्स्ट स्टेप में यहां पर चूंकि ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है, अब इस पर अटैक होता है वाटर का। तो वाटर नाभिक स्नेही की भांति कार्बन पे अटैक करके पाई बॉन्ड को ऑक्सीजन पर शिफ्ट कर देता है। बताइए क्या संरचना बनेगी? संरचना बनेगी CH3 CH2, C से कौन जुड़ा? O, O से जुड़ा HH। अब जरा ठीक से देखो, अब इस CO के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड में रह गया और जो प्लस चार्ज इस O पे था वो प्लस चार्ज अब इस O पर आ गया। अब इस O के पास 3 बॉन्ड है, जब भी ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज हो और 3 बॉन्ड हो तो एक बॉन्ड तोड़ के वो किसी एक एटम को हटाएगा। तो ये क्या करेगा? यहां से अब एक H एटम को हटाकर क्या बना देता है यौगिक? CH3 CH2। और मैं इसको अगर ठीक से लिखूं, C डबल बॉन्ड O लिखा और यहां से लिखा OH, तो बना कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड बना है। तो ये याद रखना है कि कोश अभिक्रिया क्या होती है? एल्कीनो से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की ये रिएक्शन है। ठीक है, चलो ये कंप्लीट हुआ ऑक्सो रिएक्शन एंड कोश रिएक्शन। चलो अब कुछ छोटी मोटी रिएक्शंस अभी और हैं एल्कीन की, वो भी हमें याद होना जरूरी है। चलो अब हम उसकी भी बात करते हैं। चलिए अब इसी में हम एल्कीन की नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन का नाम है एल्कीनाइलेशन ऑफ एल्कीन। हिंदी में हम इसको कहेंगे एल्कीनो का एल्कीनीकरण। समझना, एल्कीनो का एल्कीनीकरण अभिक्रिया मतलब क्या है?
एक एल्कीन पर दूसरे एल्कीन के मॉलिक्यूल का आक्रमण होना। कैसे होगी ये अभिक्रिया, समझेंगे इसको हम यहां पर। देखिए कैसे हुआ, ये हमने एक यौगिक यहां पर लिया, इसका नाम होता है आइसोब्यूटीन। लिख सकते हैं इसका नाम आइसोब्यूटीन। तो जब आइसोब्यूटीन की अभिक्रिया हम सांद्र H2SO4 से कराते हैं हाई टेम्परेचर पर, तो ये दो प्रकार के यौगिक बनते हैं, ठीक है। और इन दोनों यौगिकों में ये यौगिक तो होता है माइनर और ये यौगिक होता है मेजर। अब हमको ये समझना है कि बनते दोनों हैं, ये माइनर क्यों होगा और ये मेजर प्रोडक्ट क्यों बनेगा। देखो कैसे होगा, मैकेनिज्म की अगर हम यहां पे बात करें तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले यहां पर ये जो यौगिक दे रखा है आइसोब्यूटीन है, इस पर H2SO4 से भी क्रिया कर रहे हैं। तो H2SO4 से भी क्रिया कर रहे हैं तो माध्यम क्या हुआ, अम्लीय माध्यम हुआ। अम्लीय माध्यम हुआ मतलब यहां पे कौन अवेलेबल होगा, एक H+ अवेलेबल होगा। तो ये H+ एक इलेक्ट्रॉन स्नेही है, किस पर अटैक करेगा, एल्कीन पर, नाभिक स्नेही। कैसे होगा अटैक, ये वाला जो पाई बॉन्ड होगा, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये इस H पर अटैक करेगा, इससे बॉन्ड बना लेगा। इससे बॉन्ड बनाएगा तो हमें पहले यहां पर इस प्रकार का एक मध्यवर्ती हमें प्राप्त होगा। इस C पे चार्ज आएगा प्लस, ठीक है। अब ये जो इस C पे चार्ज प्लस आया है, अब ये खुद इलेक्ट्रॉन स्नेही में कन्वर्ट हुआ। अब ये इलेक्ट्रॉन स्नेही, सुनना, ये जो रिएक्ट यहां पर ये जो एल्कीन है, इससे ये दो प्रकार के इसमें उत्पाद बने हैं। इस अभिक्रिया में इसके दो मॉलिक्यूल भाग लेते हैं। तो दो मॉलिक्यूल भाग लेने का मतलब ये हुआ कि पहले मॉलिक्यूल पर H+ का अटैक हुआ, इसने इससे बॉन्ड बनाया तो ये एक कार्बोकेटाइन बना। अब ये कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति अपने इसी के दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। तो यहां पर अब हम क्या लिखें, यहां पर अब हमने लिखा CH3 C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये लिखा हमने इसी का दूसरा मॉलिक्यूल। तो ये एक इलेक्ट्रॉन स्नेही और ये कौन हुआ, नाभिक स्नेही। बताइए कौन किस पर कैसे अटैक करेगा। तो देखो ये पाई बॉन्ड यहां से इस पर शिफ्ट होगा, ठीक है, और इस कार्बन का अटैक होगा इस वाले कार्बन पर। तो कहने का मतलब ये जो कार्बन है ये इस कार्बन से जुड़ जाएगा। तो बताइए दोनों मॉलिक्यूल को अब यहां पर हम कैसे लिखें। तो देखो मैंने क्या करा, इस मॉलिक्यूल को पूरे को पहले ऐसे घुमा दो। इसको अगर मैं ऐसे घुमा दूंगा तो क्या लिखने में आएगा, जरा देखो, CH3C CH3, ये लिखा मैंने यहां पे प्लस, इस पूरे को मैंने ऐसे लिख लिया प्लस, और यहां पर इसको मैं ऐसे पलटा के लिख सकता हूं, समझना, CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH3। समझाने के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूं। इस मॉलिक्यूल को मैंने यहां पर ऐसे पलट के लिखा और इस मॉलिक्यूल को ऐसे 90 डिग्री पर घुमाकर ऐसे लिखा। अब हमने क्या करा था, इस कार्बन का इससे बॉन्ड बनाया, मतलब क्या करा, सोचो, ये जो पाई बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट होगा और ये वाला कार्बन इससे बॉन्ड बनाएगा। तो ठीक है, हमने इसके और इसके बीच में ये एक सिंगल बॉन्ड बना दिया और यहां पे चार्ज लगा दिया प्लस। तो कुल मिलाकर जब ये कार्बन इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा तो इस प्रकार की संरचना प्राप्त होगी। क्या बना, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना, और ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ऑलरेडी स्टेबल है, मतलब ये कोई फर्दर रीअरेंज नहीं होगा। अब चलो ठीक है, ये बना। अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, यहां पर जब H+ का अटैक हुआ था तो अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, H+ अलग भी होगा, मतलब V प्रोटोनीकरण भी होगा। तो V प्रोटोनीकरण हमेशा कहां से होता है, जब किसी भी कार्बोकेटाइन में जब V प्रोटोनीकरण होता है तो कहां से होता है, पास वाले कार्बन से। तो इसमें या तो H यहां से अलग होगा या फिर यहां से होगा या फिर यहां से होगा। चूंकि ये दोनों कार्बन तो एक समान है, इसमें तो कोई फर्क नहीं है, तो इसका मतलब H+ या तो यहां से अलग होगा या फिर यहां से अलग होगा। तो बताइए दोनों केस हम लिख सकते हैं। तो अब इस केस में हमने क्या करा, हमने पहले ये मान लिया कि H+ यहां से अलग हो रहा है, तो H+ यहां से अलग होगा, C पे चार्ज माइनस आएगा, वो माइनस पाई बॉन्ड बना देगा।
तो अगर H प्लस यहां से अलग हुआ तो पाई बॉन्ड यहां बनेगा, और अगर H प्लस यहां से अलग हुआ तो पाई बॉन्ड यहां बनेगा। ठीक है, ये दोनों केस हम बना सकते हैं। ये लिखा हमने पहला उत्पाद, CH3 यहां से अलग हुआ तो बनेगा इस केस में इस प्रकार का उत्पाद, और अगर यहां से H अलग हुआ तो बताइए अब इसमें किस प्रकार का उत्पाद बनेगा। बना सकते हैं CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 एंड डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये दोनों प्रकार के यहां पर प्रोडक्ट बने। अब हमें ये देखना है कि बताइए ये मेजर की ये मेजर। तो इस वाले केटायन में ये देखो कि जब हमने H प्लस हटाया तो कहां से हटाया, इससे भी हटा सकते हैं तो इससे भी हटा सकते हैं कि इन दोनों कार्बन में से किस कार्बन से H हटाना ज्यादा आसान है। तो देखो ये वाला कार्बन के इधर ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है और इस कार्बन के इधर भी ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब ये वाला कार्बन स्टेरिक हिंडर्ड है, त्रिविम बाधा यहाँ पर ज्यादा है, जबकि यहाँ वाले ये कार्बन कैसा है 1 डिग्री है, 1 डिग्री है मतलब यहाँ पर त्रिविम बाधा कम है, तो आसानी से H प्लस इस कार्बन से रिलीज होगा। आई बात समझ में, तो यहां से इजिली रिलीज होगा। तो ये वाला जो प्रोडक्ट होगा ये प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा और ये वाला प्रोडक्ट माइनर होगा। बनेगा ये भी, लेकिन इसको मेजर कहेंगे और इसको हम माइनर कहेंगे। तो ये रिएक्शन हुई, इसको हम बोलते हैं एल्कीनाइलेशन ऑफ एल्कीन। एक बड़ा अच्छा एग्जांपल भी इसमें मैं दे सकता हूं, यहां पर एक एग्जांपल हम और ले सकते हैं। देखो कैसे, ये एग्जाम्पल नंबर 2 सोचिए, CH3 डबल बॉन्ड CH2 आइसोब्यूटीन ये लिया और एक और मॉलिक्यूल हमने अब इथीन लिया। अब 2 अलग अलग मॉलिक्यूल हमने लिए और वही कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से अभिक्रिया करा रहे हैं उच्च ताप पर। तो इस केस में जो बनने वाला उत्पाद होता है वो इस प्रकार का होता है। अब सोच के बताइए कि ये उत्पाद कैसे बना, बता सकते हो? सोच के बताइए। तो देखो मैकेनिज्म की अगर मैं यहां पर बात करूं तो क्या होगा, इन दोनों एल्कीनों में से ज्यादा नाभिक स्नेही कौन है? तो ये वाला एल्कीन ज्यादा नाभिक स्नेही होता है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये दोनों कार्बन अल्फा कार्बन है और ये दोनों H क्या होंगे, ये अल्फा H होंगे। तो इसमें कितने अल्फा H हुए, 3 और 3 6 अल्फा H। जिस एल्कीन में जितने ज्यादा अल्फा H होते हैं उतना ही ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा, अति संयुग्मन, और जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा पाई बॉन्ड के अक्रॉस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो याद रखो इसकी तुलना में इसकी नाभिक स्नेहिकता ज्यादा है। तो H2SO4 से कौन आएगा, H प्लस आएगा। तो H प्लस का पहला अटैक इस पर आसानी से होगा या इस पर आसानी से होगा, तो डेफिनेटली इसकी नाभिक स्नेहिकता ज्यादा है, तो H प्लस का अटैक इस पर ज्यादा आसानी से पहले हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहां पर, अब हमने ये लिखा CH3C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2 लिखा, इस पर सबसे पहला अटैक H प्लस का कराया। तो कैसे अटैक होगा फिर से बताइए, ये पाई बॉन्ड इस पर शिफ्ट होगा 1 डिग्री पर और 1 डिग्री वाला इससे बॉन्ड बना लेगा, तो प्लस चार्ज कहां पर आएगा, 3 डिग्री पर पहले आएगा। ठीक है, ये बना CH3 और CH2 से जब H जुड़ जाएगा तो ये खुद भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 प्लस में हो गया। ठीक है, ये हुआ। अब ये कार्बोकेटाइन एक इलेक्ट्रॉन स्नेही है, अब ये किस पर अटैक करेगा, अपने दूसरे वाले मॉलिक्यूल पर। कौन सा मॉलिक्यूल, CH2 डबल बॉन्ड CH2 पर अटैक करेगा। बताइए कैसे लिखे इसको, अब हम सोचिए, ये पाई बॉन्ड इस पर शिफ्ट हुआ, इस पर प्लस आया, इस पर माइनस आया और ये माइनस वाला इससे बॉन्ड बना लेगा। तो मैं अब इसको फिर से ऐसे घुमाकर लिख सकता हूं, ये मैंने लिखा CH3C, यहां पर एक C मिथाइल और लगाया, यहां मिथाइल, इस वाले कार्बन से ये जुड़ा, ये जुड़ जाएगा तो कुछ इस प्रकार का कार्बोकेटाइन हमें पहले प्राप्त होगा। ठीक है, ये कार्बोकेटाइन प्राप्त हुआ। किस प्रकार का कैटाइन बना, 1 डिग्री बना। चूंकि 1 डिग्री कैटाइन है तो ये फर्दर रीअरेंज तो हो सकता है। कैसे होगा, यहां से एक H यहां पर आ जाएगा, एक H यहां पर आएगा तो यहां पे प्लस आएगा, यहां प्लस आएगा, फिर यहां से एक मिथाइल यहां पर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर 2 बार रीअरेंजमेंट होगा और 2 बार रीअरेंजमेंट होने के बाद अल्टीमेटली हमें मिलेगा कौन,
अल्टीमेटली हमें कुछ इस प्रकार का कार्बोकेटायन प्राप्त होगा। अब ये सब तो तुम्हें आना चाहिए, बार बार बताना भी पॉसिबल नहीं होगा कि कोई भी कार्बोकेटायन कैसे अपने अधिक स्थायी केटायन में रीअरेंज होता है, ये सब आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है, ये बना। अब ये बना तो लास्ट में क्या होगा, H प्लस रिलीज होगा। अब बताइए H प्लस कहां से रिलीज होगा, बोलो यहां पर एक H भी तो होगा, एक H यहां पर भी होगा। अब सोच के बताइए, यहां पे प्लस है तो H प्लस कहां से रिलीज होगा, यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है। ठीक है, यहां से H रिलीज हुआ तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड CH3 और CH3। और चूंकि यहां से H रिलीज होगा तो ये एल्कीन बनेगी, और ये एल्कीन ज्यादा स्टेबल एल्कीन है, ये ज्यादा स्टेबल एल्कीन है, तो ये वाला प्रोडक्ट इसमें मेजर बनेगा। तो याद रखो, इसका तो मेजर प्रोडक्ट ये वाला होगा, लेकिन इस वाले का मेजर प्रोडक्ट इस टाइप का ये बनेगा। तो इस रिएक्शन को हमने बोला एल्कीनाइलेशन ऑफ एल्कीन। चलो ठीक है, ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ एल्कीन का। अब एल्कीन की एक दो रिएक्शंस और बच रही है, चलिए उसे भी हम कंप्लीट करते हैं अभी। चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं एल्कीनों की, रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद सेलेनियम। तो यहां पर देखिए, ये हमें कुछ एल्कीन यहां पर हमें दे रखी है। अगर इन एल्कीन की अभिक्रिया हम सेलेनियम से कराएं हाई टेम्परेचर पर, तो इसमें तुम्हें याद रखना है, हालांकि इन सबका मैकेनिज्म वगैरह है, लेकिन इनके मैकेनिज्म वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली रिएक्शंस याद रखो। इसमें क्या है कि एल्कीन है तो डबल बॉन्ड तो होगा, तो याद रखो सेलेनियम से जब रिएक्शन कराते हैं तो इसमें से H2 अलग होता है, एक H यहां से निकलेगा, एक H यहां से निकलेगा, दोनों कार्बन से एक एक हाइड्रोजन अलग होंगे और इन दोनों के बीच में एक पाई बॉन्ड बनता है। तो इस केस में जो उत्पाद बनता है वो होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH एंड डबल बॉन्ड CH2। खास बात ये है कि जो डबल बॉन्ड होता है तो जो दूसरा डबल बॉन्ड बनेगा वो डबल बॉन्ड हमेशा इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, कॉन्जुगेशन में होगा। तो देखो यहां डबल बॉन्ड पहले से दे रखा है, तो जो नया डबल बॉन्ड बना है वो इसके कॉन्जुगेशन में, संयुग्मन में होना चाहिए, बस वहां पर ही हम बनाएंगे। अब देखो इसी प्रकार से जैसे ये वाला यौगिक है, सेकेंड नंबर का यौगिक दे रखा है 1 2 3 4 5 6, तो इस यौगिक का नाम होगा 1 हेक्सीन। तो 1 हेक्सीन की अभिक्रिया जब सेलेनियम से करते हैं तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड तो है सी, एक इसके कॉन्जुगेशन में संयुग्मन में एक पाई बॉन्ड और बन जाएगा। तो नेक्स्ट जो उत्पाद होगा उसमें ये पाई बॉन्ड तो दे ही रखा है, यहां पर पाई बॉन्ड और आ जाएगा, और इसकी अभिक्रिया जब और आगे करेंगे सेलेनियम से तो फिर क्या होगा, अब इसकी भी कॉन्जुगेशन में यहां पर एक डबल बॉन्ड और बन जाएगा। तो कुल मिलाकर जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो इस प्रकार का होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब एल्कीनों की अभिक्रिया सेलेनियम से कराते हैं तो एक डबल बॉन्ड और बन जाता है पहले वाले डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में, बस इतना सा याद रखना है, इसके अलावा किसी और की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ये कंपाउंड दे रखा है नंबर 3, अब इसकी अभिक्रिया सेलेनियम से कराए तो क्या होगा, उत्पाद में ये डबल बॉन्ड जो है वो तो रहेगा ही रहेगा, एक डबल बॉन्ड और बनेगा, कहां बनेगा, यहां पर बन जाएगा, संयुग्मन में बना दिया। चूंकि यहां पर भी और ये है तो और अगर अभिक्रिया को हम कंटिन्यू रखें तो एक पाई बॉन्ड यहां पर और बन जाता है। कहने का मतलब जितना पॉसिबल हो कॉन्जुगेशन में उतने डबल बॉन्ड लगाते चले जाओ, बस और कुछ नहीं है। अब इस रिएक्शन का यूज तुम्हें कहां मिलेगा, यूज ऐसी अभिक्रिया में मिलेगा जैसे हमने अल्कोहल हमें दे रखा है, इसकी अभिक्रिया H प्लस से करनी है उच्च ताप पर, तो बताइए ये कौन सी अभिक्रिया है, ये तुम्हें याद है, ये अल्कोहलों का निर्जलीकरण अभिक्रिया है। तो तुम्हें यहां पर क्या दे रखा होगा क्वेश्चन में, पहले तो ये दे रखा होगा, उसके बाद एक एरो और दे रखा होगा और यहां पर सेलेनियम लिखा होगा। तुमसे बोला जाएगा फाइनल उत्पाद जो भी है उसको बताइए। तो पहले बताइए इस अभिक्रिया में इससे यहां पर कौन बनेगा, तो जब अल्कोहलों का हम निर्जलीकरण करते हैं तो पहले तो क्या बनेगा, पहले यहां पर ये वाला एल्कीन बनेगा, और जब इस एल्कीन की अभिक्रिया सेलेनियम से करेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा बताइए, सोच के बताइए। अब अभी हाल हमने बनाया था, ये डबल बॉन्ड तो जो है वो तो रहेगा ही रहेगा। अब कॉन्जुगेशन में आप कितने पाई बॉन्ड बना सकती हो, एक यहां पर और एक यहां पर,
तो इस केस में जो फाइनल उत्पाद होगा वो होगा बेंजीन। एक और देखो, एक एग्जांपल और तुम्हें दे रखा हो, अगर सपोज इस प्रकार से, और तुम्हें दे रखा है सेलेनियम और टेम्परेचर दे रखा है और एक डबल बॉन्ड यहां पर दे रखा है। अब तुमसे कहा जाए इसका फाइनल उत्पाद क्या होगा, तो बताइए इस वाले अभिक्रिया में फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाएंगे। तो ये डबल बॉन्ड तो दे ही रखा है, ये तो दे ही रखा है। अब कॉन्जुगेशन में आप कितने अधिकतम पाई बॉन्ड बना सकते हो, कॉन्जुगेशन में होने चाहिए। तो ये तो वही से एक डबल बॉन्ड यहां बन जाएगा, एक यहां बन जाएगा, फिर इसके कॉन्जुगेशन में, कॉन्जुगेशन का मतलब डबल सिंगल डबल, तो डबल के बाद सिंगल छोड़ा, यहां डबल बना दिया, फिर सिंगल छोड़ दिया, फिर यहां डबल बॉन्ड बना दिया, और फिर सिंगल, ये डबल। तो इस अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद फाइनली ये मिलता है, और इसका नाम तो तुम्हें पता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें आप ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, ताकि और भी जितने ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं उन तक भी ये वीडियोस पहुँचे। ठीक है। और एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि आपके इसी प्यार और स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन की टीम बहुत ही मोटिवेटेड है फ्यूचर में आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी के कंटेंट प्रोवाइड करने के। इसका नाम होता है नैप्थलीन। तो इस अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद नैप्थलीन होता है। तो ये रिएक्शन होती है सेलेनियम के साथ। अब इसी प्रकार से एक अभिक्रिया और है, एलाइलिक ऑक्सीडेशन विद सेलेनियम डाइऑक्साइड, SeO2। एलाइलिक का मतलब क्या है, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं, तुमको याद होगा जब हमने एल्कीनों की अभिक्रिया NBS से करी थी, तब मैंने वहां पर एलाइलिक वर्ड काम में लिया था, देखना उस लेक्चर को। तो ये रिएक्शन है एलाइलिक ऑक्सीडेशन विद सेलेनियम डाइऑक्साइड, या फिर कहे तो एलाइलिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस केस में क्या होता है, जब किसी एल्कीन की अभिक्रिया हम सेलेनियम ऑक्साइड से कराते हैं, तो कंडीशन ये है कि एल्कीन में एलाइलिक कार्बन होना चाहिए, ये जरूरी है। मतलब ये अभिक्रिया वही एल्कीन देते हैं जिसमें एलाइलिक कार्बन उपस्थित हो। तो पहले तो ये पता कर लें कि एलाइलिक कार्बन होता क्या है, ये तो मैं पहले बता चुका हूं। डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ने वाला कार्बन sp3 वाला, वो एलाइलिक कार्बन होता है। तो इस यौगिक में ये वाला कार्बन एलाइलिक कार्बन है। ठीक है। तो इसकी अभिक्रिया जब SeO2 से, SeO2 को याद रखना, ये एक सेलेक्टिव ऑक्सीकारक है। सेलेक्टिव का मतलब जो एलाइलिक कार्बन पर जो हाइड्रोजन होता है, उस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करके अल्कोहल बना देता है। तो इसमें जो मुख्य उत्पाद बनेगा CH। देखना, ये जो एलाइलिक कार्बन है, इस एलाइलिक कार्बन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इस CH3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं CH2H। तो ये कार्बन कौन सा है, एलाइलिक कार्बन है। और अगर ये एलाइलिक कार्बन है तो ये H का क्या कहलाएगा, एलाइलिक हाइड्रोजन। तो सेलेनियम डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके ये वाला H यहां से ऑक्सीकृत होकर OH में कन्वर्ट हो जाता है, और इसका नाम होता है एलाइल अल्कोहल। इंग्लिश में बोलते हैं एलाइल अल्कोहल, हिंदी में बोलेंगे एलिल अल्कोहल। एक ही बात है, कैसे भी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब तुम्हें बस ये याद रखो, सेलेनियम डाइऑक्साइड का फंक्शन क्या है, इसका रोल क्या है। तो सेलेनियम डाइऑक्साइड जो एलाइलिक हाइड्रोजन होता है उसको अल्कोहल में ऑक्सीकृत कर देता है, बस इतना सा है और कुछ नहीं है। अब ये वाला यौगिक दे रखा है, अब यहां डबल बॉन्ड है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये कार्बन एलाइलिक कार्बन, तो ये भी एलाइलिक कार्बन है, दोनों एलाइलिक कार्बन है, दोनों एक ही प्रकार के। ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री, एक समान है। तो दोनों में से किसी एक कार्बन पर जो हाइड्रोजन है उसको OH में कन्वर्ट कर दो, तो इसका उत्पाद बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड CH2OH। इसका ये उत्पाद होगा। अब ये वाला देखो, अब यहां पर इसकी भी क्रिया हम सेलेनियम डाइऑक्साइड से कराएं तो ठीक से समझना, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये भी एलाइलिक कार्बन है और ये भी एलाइलिक कार्बन है, समझना। तो ये एलाइलिक कार्बन किस नेचर का है, CH3 का, ये कैसा है, CH2 का। तो इसमें याद रखो, मैथिल के रेस्पेक्ट में तुम्हें याद होगा, CH3 को हम बोलते हैं मैथिल और CH2 को बोलते हैं मैथिलीन। तो CH3 की तुलना में मैथिलीन समूह को हम वरीयता देते हैं।
ये डायरेक्टली याद रखो, मैकेनिज्म पे जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर दोनों एलेलिक कार्बन एक प्रकार के हैं तो किसी को भी ऑक्सीकृत कर दो, लेकिन दोनों अलग अलग हो, एक मैथिल है और एक मैथिलीन है, तो मैथिलीन को वरीयता देंगे, मतलब इसका जो H होगा उसका ऑक्सीकरण होगा। तो इस अभिक्रिया का जो उत्पाद होगा वो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, और यहां पर आ जाएगा OH एंड सिंगल बॉन्ड CH3। ये इस अभिक्रिया का फाइनल प्रोडक्ट होगा। फिर से कह रहा हूं, याद रखो, असममित एलिलिक कार्बन है, एक CH3 है और एक CH2 है, तो वरीयता किसको देंगे? CH2 को वरीयता दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसकी और भी रिएक्शन है। ये तो हुई अल्कीनों के साथ अभिक्रिया, लेकिन ये जो ऑक्सीकारक होता है सेलेनियम डाइऑक्साइड, ये कार्बोनिल यौगिकों को भी ऑक्सीकृत करता है, मतलब एल्डिहाइड और कीटोनों का भी ऑक्सीकरण करता है। ये भी याद रखना। हालांकि इसमें से क्वेश्चन आने के चांस कम है, लेकिन आ भी सकता है, इसलिए बता रहा हूं मैं तुमको। तो याद रखो, जैसे ये एसीटोन है, तो एसीटोन की अभिक्रिया जब सेलेनियम डाइऑक्साइड से करेंगे हाई टेम्परेचर पर, तो कीटोन के जो पास वाला ये कार्बन होगा अल्फा कार्बन, उस अल्फा कार्बन का ऑक्सीकरण हो जाता है डायरेक्टली कार्बोनिल यौगिक में। तो इस वाले केस में जो यौगिक बनेगा CH3CO तो है ही, ये तो रहेगा ही रहेगा। अब ये जो CH3 है ये कन्वर्ट हो जाता है, चूंकि कॉर्नर वाला कार्बन है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में, ये इसका उत्पाद होगा। इस वाले केस में देखो, इसका नाम सबको पता है, एसीटोफिनोन इसको कहा जाता है। तो CO तो है, अब ऑक्सीकरण किसका होगा, इधर का या इधर का? CH3 वाले का होगा। अच्छा, ये CH3 कैसा कार्बन है? ये CH3 यहाँ पर कॉर्नर कार्बन है, तो ये एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो इस केस में यहां पर उत्पाद बनेगा C डबल बॉन्ड O एंड CH डबल बॉन्ड O। तो कॉर्नर वाला जो CH3 है उसका ऑक्सीकरण होगा किसमें? कार्बोनिल यौगिक में। तो ये भी एल्डिहाइड देगा और ये भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब ये वाला देखो, CH3CHO एल्डिहाइड पहले से दे रखा है, तो अब इसके जस्ट पास वाला कौन सा? ये वाला, इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा और ये कन्वर्ट किसमें हो जाएगा? HC डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड O। भाई ये एल्डिहाइड ग्रुप तो एज इट इज रहेगा, पास वाले भी कन्वर्ट किसमें हो जाएगा? एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस यौगिक का नाम होता है ग्लाइऑक्सेल। ग्लाइऑक्सेल इसको बोलते हैं। तो अगर ये ग्लाइऑक्सेल है तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा फेनिल ग्लाइऑक्सेल। मैं लिख देता हूं यहां पर नाम, इसका नाम होता है फेनिल ग्लाइऑक्सेल और इसका नाम तो होता है सिंपली ग्लाइऑक्सेल। ठीक है। चलिए, अब ये वाला देखो, साइक्लोहेक्सेनोन दे रखा हो, इसकी अभिक्रिया इससे करेंगे, कीटोन दे रखा है, तो ये दोनों कार्बन एक समान है, तो किसी भी एक को कार्बोनिल में कन्वर्ट कर देंगे। तो चूंकि ये कार्बन बीच वाला कार्बन है, तो बीच वाला कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो रहेगा ही रहेगा और ये भी बन जाएगा। ठीक है। तो ये डाई कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो याद रखना, इस केस में एक अभिक्रिया बोला सेलेनियम के साथ, और यहां पर है सेलेनियम डाइऑक्साइड। तो सेलेनियम का फंक्शन क्या है? डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में और डबल बॉन्ड बनाना, जबकि सेलेनियम डाइऑक्साइड का काम क्या है? एलाइलिक हाइड्रोजन को, अगर एलाइलिक हाइड्रोजन है तो उसको अल्कोहल में ऑक्सीकृत करना। ठीक है। और अगर कार्बोनिल कंपाउंड दे रखा है तो जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उसके पास वाले कार्बन को कार्बोनिल ग्रुप में ही ऑक्सीकृत करना। बस इतना सा याद रखना है, काफी इतना। ठीक है। चलिए, तो ये एल्कीन हमारा कंप्लीट हुआ है। ठीक है। अब इसके बाद कुछ रिएक्शंस और बिल्कुल डिफरेंट टाइप की है अल्काइन की। तो अब हम लेंगे यहां पर केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइन। चलिए, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट अल्काइन की रिएक्शंस। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम अल्काइन की फॉर्मेशन की बात करेंगे। तो फॉर्मेशन मेथड ऑफ अल्काइन, मतलब अल्काइन को बनाने की विधियां। इसमें पहली विधि है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ मेटल कार्बाइड, मतलब मेटल कार्बाइडों के जल अपघटन से। कैसे? यहां पर देखिए, जैसे ये यौगिक हमको दे रखा है CaC2, इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बाइड। क्योंकि कैल्शियम एक मेटल है तो इसको कहते हैं हम मेटल कार्बाइड। तो पर्टिकुलर इस यौगिक का नाम क्या होगा? कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया जब वाटर से करते हैं
तो इसमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है इथाइन, प्लस साथ में बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब अगर हम ये कहें कि आखिर ये बना कैसे, तो इसका मैकेनिज्म भी हम यहां देख सकते हैं। जो कैल्शियम कार्बाइड होता है इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। दोनों C ट्रिपल बॉन्ड C है, इस C पे चार्ज माइनस होता है, इस पर भी चार्ज माइनस होता है और इससे जुड़ा रहता है Ca+2। एक आयनिक बॉन्ड के द्वारा ये कैल्शियम इन दोनों कार्बन से जुड़ा होता है। हमको पता है कैल्शियम कैसा एलिमेंट है, एस ब्लॉक एलिमेंट है और एस ब्लॉक एलिमेंट आयनिक यौगिक बनाते हैं, तो ये एक आयनिक यौगिक होता है। तो ये जो C- होता है ये जल के एक H परमाणु से यहां जुड़ जाता है और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल का एक हाइड्रोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ जाता है। तो कुल मिलाकर जैसे ये मैंने लिखा HOH और ये लिखा HOH, तो यहां पर एक ये C-, ये वाला जो C- होता है ये तो इसके H+ से बॉन्ड बना लेता है और ये वाला जो C- है ये इस वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन परमाणु से बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, ये H यहां जुड़ा, ये वाला H यहां जुड़ा, तो ये तो बन गया इथाइन। और ये जो OH- यहां से भी फ्री होता है, यहां से भी फ्री होता है, ये दोनों बॉन्ड बना लेते हैं कैल्शियम के साथ, से बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वैसे डायरेक्टली इसको याद कर लो, ज्यादा इसमें उलझने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से एक ये याद रखो, अगर मैग्नीशियम कार्बाइड की अभिक्रिया वाटर से करें तो चूंकि 3 कार्बन है तो इसमें उत्पाद के रूप में बनता है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें प्रोपाइन बनता है। और एक और याद रखना, अगर एल्यूमिनियम कार्बाइड की अभिक्रिया वाटर से करें तो इसमें बनता है मीथेन और साथ में बनता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। याद रखना, मतलब ये कैल्शियम कार्बाइड और मैग्नीशियम कार्बाइड तो बनाते हैं अल्काइन, जबकि एल्यूमिनियम कार्बाइड बनाता है मीथेन, ये याद रखना। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से एक अभिक्रिया और है अल्काइन बनाने की, फ्रॉम क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म से कैसे बना सकते हैं समझना, HC सिंगल बॉन्ड Cl Cl Cl, ये मॉलिक्यूल किसका होता है, क्लोरोफॉर्म का। इसकी अभिक्रिया कराते हैं सिल्वर चूर्ण के साथ, सिल्वर चूर्ण के साथ या सिल्वर पाउडर भी बोल सकते हैं। चलो ठीक है, मैं इस चूर्ण को यहां से हटा देता हूं। याद रखो सिल्वर पाउडर होता है प्लस क्लोरोफॉर्म का एक मॉलिक्यूल और होता है इस प्रकार से Cl Cl और यहां पर जुड़ता है H। अब होता क्या है, इस सिल्वर के यहां पर 6 एटम, बैलेंस करने के लिए लिख रहा हूं मैं, तो 6 एटम सिल्वर के, यहां पर ये तीनों क्लोरीन, ये 6Ag और ये तीनों क्लोरीन, ये सब मिलकर अलग हो जाते हैं 6 मॉलिक्यूल ऑफ AgCl और बनता है इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ जाता है ट्रिपल बॉन्ड से, तो ये बनता है HC ट्रिपल बॉन्ड CH, यौगिक बनता है इथाइन। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम यहां पर ये वाला यौगिक लें CH3C Cl 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 प्लस 6 एटम ऑफ सिल्वर, उसके बाद फिर ये सेम ऐसा ही एक मॉलिक्यूल और। अब सोचिए अगर ये भी क्रिया इसके साथ करें तो कौन अलग होगा, 6 एटम ऑफ सिल्वर और ये 6 के 6 क्लोरीन, सब मिलकर क्या बना देंगे, -6 ऑफ AgCl, ये तो अलग हुआ और इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ जाता है ट्रिपल बॉन्ड से, तो अल्टीमेटली यौगिक बनता है CH3C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। तो कहने का मतलब अगर CHCl3, इसका नाम तो क्या होता है क्लोरोफॉर्म, इस वाले यौगिक का नाम क्या होगा, इस वाले यौगिक का नाम होगा 1,1,1 ट्राइक्लोरोइथेन। तो जब इसकी अभिक्रिया करते हैं तो यौगिक बनता है 2-ब्यूटाइन। ठीक है, तो ये रिएक्शन हुई अल्काइन को बनाने की। चलिए ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये तो था अल्काइनों की बनाने की विधियां। अब नेक्स्ट हम ले रहे हैं यहां पर अल्काइनों की रासायनिक अभिक्रिया। अब अल्काइनों की रासायनिक अभिक्रिया कुछ तो हम पहले बात कर चुके हैं अल्कीन में, जैसे तुम्हें याद होगा HBr की योग अभिक्रिया अल्काइन पर हमने करवाई थी, अल्काइनों की ओजोनिक अपघटन भी हमने करवाया था, HBO अभिक्रिया करवाई थी, OMDM करवाया था।
ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया हमने अल्काइनों से कराई थी। तो कुछ रिएक्शंस अल्काइनों की हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। अब वो ऐसी रिएक्शन से ये वाली जो अभी तक हमने नहीं पढ़ी है, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एसिडिक नेचर ऑफ वन अल्काइन, वन अल्काइनों की अम्लीय प्रकृति। मतलब अब हम ऐसी अभिक्रियाएं की बात करेंगे जिसमें वन अल्काइनों की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित होती हो। तो इसमें देखो सबसे पहली अभिक्रिया करते हैं रिएक्शन विद टॉलेंस रिएजेंट, मतलब टोलेन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे टोलेन अभिकर्मक होता क्या है। तो टॉलेंस रिएजेंट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो कहने में तो यही आता है, कभी भी आपसे कहें कि टॉलेंस अभिकर्मक होता क्या है तो आप क्या बोलेंगे, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, या यूं कहें अमोनीकृत सिल्वर नाइट्रेट। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट का एक सॉल्यूशन होता है जिससे एक ये कॉम्प्लेक्स बनता है। इसी कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं हम टॉलेंस रिएजेंट। याद रखना AgNH3 हल ट्वाइस, ओवरऑल इस पे चार्ज +1 होता है। तो ये प्लस किस पर हुआ, Ag यहां पर +1 स्टेट में होता है और साथ में OH-, ठीक है। ये तो हुआ टॉलेन अभिकर्मक। अब देखो ये हमने लिखा अल्काइन। तो देखो अल्काइन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, याद रखना यहां पर इसको ऐसे समझो RC∼CH और एक यहां पे लिखा RC∼CR। इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी अल्काइन है, इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी अल्काइन है। लेकिन दोनों अल्काइनों में एक फर्क है, यहां पर R है जबकि यहां पर H है। H का मतलब ये हुआ कि ये ट्रिपल बॉन्ड इस कॉर्नर पर है। तो अगर सपोज मैं अगर इस यौगिक का नाम लिखूं तो हमेशा नंबरिंग हम कहां से करेंगे, यहां से। तो इसका नंबर हम लेंगे 1 और ये हो जाएगा 2। अब इस R में कितने कार्बन हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, तो 10 कार्बन भी हो सकते हैं, तो 15-20 कितने भी कार्बन हो सकते हैं। तो इस केस में ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन हमेशा हमेशा क्या होगी, एक होगी, हमेशा एक ही लिखा आएगा। इसलिए हम इसको बोलते हैं वन अल्काइन या फिर टर्मिनल अल्काइन भी बोल सकते हैं, याद रखना। अब इस वाले केस में ये दोनों R एल्किल समूह है, अलग अलग कार्बन इसमें हो सकते हैं, तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनल अल्काइन और इसको बोलेंगे टर्मिनल अल्काइन, ठीक है। तो यहां पर ये जो अभिक्रिया की हम बात कर रहे हैं ये मेनली किस प्रकार की अल्काइनों के लिए है, वन अल्काइनों के लिए, ठीक है। अब एसिडिक नेचर का मतलब क्या है, देखो ये कौन सा अल्काइन है, वन अल्काइन। वन अल्काइन में इस कार्बन से ये जो H जुड़ा है ये अम्लीय प्रकृति का होता है। क्यों होता है अम्लीय प्रकृति का, अब आपने जीओसी में पढ़ा होगा कि अगर कोई हाइड्रोजन परमाणु किसी उच्च विद्युत ऋणी परमाणु से जुड़ा हो तो वो अम्लीय प्रकृति दर्शाता है, ठीक है। यहां पर देखो इस कार्बन का संकरण क्या होता है, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है तो इस कार्बन का संकरण होगा sp। sp का मतलब 50% s कैरेक्टर एंड 50% p कैरेक्टर। और तुम्हें यह भी पता होगा विद्युत ऋणता s कैरेक्टर के समानुपाती होती है। तो चूंकि इस कार्बन का s कैरेक्टर 50% होता है तो इस कार्बन की विद्युत ऋणता का मान ज्यादा होता है। कितना होता है, याद होना चाहिए, इस कार्बन की विद्युत ऋणता का मान होता है 3.25। चूंकि उच्च विद्युत ऋणी है इसलिए इससे जुड़ने वाला जो H होगा वो अम्लीय प्रकृति का होता है। भाई विद्युत ऋणता ज्यादा है तो ये कार्बन क्या करेगा, इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा होगा तो इस H पे चार्ज क्या आ रहा होगा, डेल प्लस आ रहा होगा। तो जिस किसी हाइड्रोजन पर डेल प्लस साइन हो तो वो हाइड्रोजन अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। इसीलिए हमने लिखा यहां पर एसिडिक नेचर ऑफ वन अल्काइन, ठीक है। तो ये वन अल्काइन है और वन अल्काइन में ये जो हाइड्रोजन होता है ये अम्लीय प्रकृति का होता है। अब जब इसकी अभिक्रिया, अब मैंने यहां पे लिखा टॉलेंस रीजन, अब पूरा ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली बस लिखा टॉलेंस रीजन। तो इस केस में यहां पर उत्पाद बनता है R C ट्रिपल बॉन्ड C पे चार्ज माइनस और यहां पर आ जाता है Ag+। इसको कहा जाता है सिल्वर एसिटिलाइट, इसका नाम होता है सिल्वर एसिटिलाइट और ये एक व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, यही इसकी खास बात है।
ये एक व्हाइट अवक्षेप बनाता है, ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। तो यही पहचान है। कहने का मतलब जो टॉलेंस रिएजेंट की जो अभिक्रिया है ये 1 एल्काइनों को पहचानने में प्रयुक्त की जाती है, याद रखना। या फिर बोल सकते हैं टेस्ट ऑफ 1 एल्काइन ये अभिक्रिया होती है। इसी प्रकार से अब अगर सोचो कि इथाइन से अभिक्रिया कराएं तो क्या बनेगा, तो इथाइन में तो ये कार्बन भी sp3 है और ये कार्बन भी sp3 है, दोनों ही कार्बन sp3 है। तो इससे जुड़ने वाला ये H भी अम्लीय प्रकृति का होगा और ये वाला H भी अम्लीय प्रकृति का होगा। तो क्या होगा, टॉलेंस अभिकर्मक दोनों H को हटाकर इस प्रकार का ये उत्पाद बना देता है। C पर माइनस, C पर माइनस, इस पे चार्ज प्लस, इस पे चार्ज प्लस, और ये भी एक व्हाइट प्रेसिपिटेट ही होता है, सफेद अवक्षेप होता है। अब ये बात कहें कि ये अभिक्रिया हुई कैसे, तो अभी तो मैंने कहा कि ये वाला H या फिर ये वाले H अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो होगा क्या, टोलेन अभिकर्मक में कौन उपस्थित होगा, OH माइनस। ये OH माइनस यहां से इस H प्लस को बाहर खींच लेता है। तो यहां से अलग कौन होगा, H प्लस आयन अलग होगा। H प्लस आयन अलग होगा तो C पे चार्ज क्या आ जाएगा, माइनस, और ये C माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा इस Ag प्लस से बॉन्ड बना लेता है। इसलिए इस प्रकार का यौगिक बनता है जो कि एक सफेद अवक्षेप होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब याद रखो, यहां पर जो टॉलेन अभिकर्मक है इसका यूज क्या है, 1 अल्काइन को पहचानने में प्रयुक्त करते हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से अच्छा एक चीज और समझो, अगर यही अभिक्रिया टॉलेन अभिकर्मक की अभिक्रिया हम इस प्रकार की अल्काइन से करें, उसको क्या अल्काइन बोलेंगे, नॉन टर्मिनल अल्काइन की अभिक्रिया अगर टॉलेन अभिकर्मक से करें तो कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं होता है। मतलब ये अल्काइन टॉलेन अभिकर्मक से अभिक्रिया नहीं करता। क्यों नहीं करता है, क्योंकि नॉन टर्मिनल अल्काइन है, इसमें अम्लीय हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये टॉलेन अभिकर्मक से कोई अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है, याद रखना, ठीक है। इसी प्रकार से अब नेक्स्ट रिएक्शन हम लेते हैं यहां पर, रिएक्शन विद अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। तो यहां पर वही RC ट्रिपल बॉन्ड CH की अभिक्रिया अगर हम अमोनीकृत Cu2Cl2 से करें तो इसमें यौगिक बनता है RC माइनस एंड Cu प्लस, और ये होता है रेड कलर प्रेसिपिटेट, याद रखना। टॉलेंस से करते हैं तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, लेकिन अमोनीकृत क्यूप्रस क्लोराइड से भी क्या करते हैं तो एक लाल रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। तो अब तुम्हें याद क्या रखना है कि टॉलेन अभिकर्मक और अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड इन दोनों का यूज क्या है, क्या उपयोग है, 1 अल्काइनों के परीक्षण में ये प्रयुक्त करते हैं, याद रखना। अब देखो, इसको पढ़ने के बाद एक चीज मैं तुमसे और कहूंगा, एक पहले हमने टेस्ट पढ़ा था, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, असंतृप्तता का परीक्षण। तो असंतृप्तता का परीक्षण में कौन कौन से रिएजेंट हमने लिए थे, एक तो हमने लिया था ब्रोमीन वाटर, याद होगा, और एक लिया था हमने बेर अभिकर्मक। तो याद रखो, बेर अभिकर्मक एंड ब्रोमीन वाटर इन दोनों का यूज क्या होता है, असंतृप्तता का पता लगाने में, ठीक है। और एक यहां पर ये टॉलेन अभिकर्मक तथा अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, इनका यूज क्या है, 1 अल्काइनों के परीक्षण में। बस ये फर्क है दोनों में, ठीक है। चलिए, तो यहां पर अब इसके बाद 1 अल्काइनों की कुछ और अभिक्रिया है, चलो उसकी भी हम बात कर लेते हैं। ये देखिए नेक्स्ट, 1 अल्काइनों की अम्लीय प्रकृति की कुछ और अभिक्रिया है। इसमें देखिए, जिससे ये यौगिक दे रखा है 1 अल्काइन, वही टर्मिनल अल्काइन है, इसकी अभिक्रिया सोडियम धातु से करें तो तुम्हें याद होगा मैंने GOC में तुमको बताया था कि जिस किसी भी यौगिक में अगर अम्लीय हाइड्रोजन उपस्थित हो या सक्रिय हाइड्रोजन उपस्थित हो तो धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो इसमें यहां पर यौगिक बनेगा RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस से जुड़ जाएगा यहां पर कौन, Na प्लस, और अगर बैलेंस करके हम इसको लिखें तो हाफ मॉलिक्यूल ऑफ
H2 गैस रिलीज होती है। कहने का मतलब सोडियम है, धातु है, इलेक्ट्रॉन देगा तो यहां पर कार्बन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से ज्यादा है, इस पे चार्ज क्या होगा, डेल नेगेटिव, इस पे चार्ज क्या होगा, डेल पॉजिटिव। क्यों होगा नेगेटिव और पॉजिटिव? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट हो रहे होंगे, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा वो इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा कार्बन, इस वाले H पर। आई बात समझ? और यहां से इस केस में ये माइनस है, ये प्लस है, इलेक्ट्रॉन का अटैक इस पर होगा, तो यहां से फ्री कौन होगा, H डॉट। तो ये H डॉट अपने ही दूसरे H डॉट से मिलकर H2 गैस रिलीज कर देता है। हालांकि इसमें इतना मैकेनिज्म में जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली याद रखो, जिसमें भी सक्रिय हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं वो धातु के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, अब यही 1 एल्काइन की अभिक्रिया NaNH2 से करें, इसका नाम होता है सोडामाइड। तो ये NH2 माइनस क्या करेगा, NH2 माइनस यहां पर H प्लस से बॉन्ड बनाकर यौगिक बनाता है RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस, और साथ में यौगिक बनता है अमोनिया। तो इसके उसमें अमोनिया गैस रिलीज होती है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट इसी 1 एल्काइन की अभिक्रिया अगर हम CH3MgBr से कराएं, ये यौगिक क्या होता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, याद होगा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ये एक कार्ब धात्विक यौगिक होता है जिसमें धातु पे चार्ज प्लस और कार्बन पे चार्ज माइनस होता है। तो ये जो CH3 माइनस है ये अम्लीय हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेता है, से यौगिक बनता है CH4, मीथेन गैस बनती है। और चूंकि यहां से H प्लस अलग होगा तो C पे चार्ज क्या आएगा, माइनस, तो साथ में यौगिक बनता है RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस से जुड़ जाता है MgBr। तो ये तीनों अभिक्रियाएं भी इन 1 एल्काइनों की अम्लीय प्रकृति को ही प्रदर्शित करती है, याद रखना। ठीक है, चलिए अब इसमें एल्काइनों की एक रिएक्शन और आती है, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, याद रखना। कौन सी, पॉलीमराइजेशन, मतलब बहुलीकरण अभिक्रियाएं ऑफ एल्काइन, एल्काइनों की बहुलीकरण अभिक्रियाएं। तो तुम्हें याद होगा अगर किसी यौगिक के 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएं तो उसको बोलते हैं द्विलकीकरण, डाइमराइजेशन। 3 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएं तो बोलते हैं त्रिलकीकरण या ट्राइमराइजेशन। और अगर कई सारे मॉलिक्यूल मिलकर आपस में एक बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल बनाए तो उसको हम बोलते हैं बहुलीकरण अभिक्रिया, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो यहां पर डायरेक्टली इन रिएक्शंस को याद रखना, मैकेनिज्म में जाने की जरूरत नहीं है। क्या है, पहली अभिक्रिया इथाइन की। अगर इथाइन को रेड हॉट फेरिक ट्यूब से पास करें, रेड हॉट का मतलब आयरन की ट्यूब होती है, उस ट्यूब को इतना गर्म कर लेते हैं कि उसका जो रंग है वो लाल हो जाए। सबको पता है कि लोहे को जब गर्म करते हैं तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उसका रंग लाल हो जाता है, सबको पता है। उसी को बोलते हैं रेड हॉट फेरिक ट्यूब, आयरन ट्यूब। ठीक है, तो उस कंडीशन में इसमें से इसको पास करते हैं तो इसके 3 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं। 3 मॉलिक्यूल कैसे जुड़ते हैं इथाइन के, देखना मैं यहां पर लिखता हूं इसको। ये मैंने लिखा HC ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर लिखा CH ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये लिखा इस प्रकार से। इथाइन का पहला मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, क्या होगा, इसका ये पाई बॉन्ड टूटता है, एक वैलेंसी इसकी फ्री होगी, इसका पाई बॉन्ड टूटेगा, एक वैलेंसी इसकी फ्री होगी, ये दोनों सिग्मा बॉन्ड बना देंगे। इसी प्रकार से इसका भी पाई बॉन्ड टूटेगा, एक वैलेंसी इसकी फ्री, एक वैलेंसी इसकी फ्री, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बना, और इसी प्रकार से इन दोनों के बीच में भी सिंगल बॉन्ड बन जाता है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से जो यौगिक बनता है वो बनता है बेंजीन, याद रखना। तो जब इथेन के 3 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं, इसकी उपस्थिति में तो बेंजीन मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखो अगर इथाइन की जगह प्रोपाइन ले लिया जाए तो क्या होगा, तो भाई कुछ नहीं करना है, इसके भी यहां पर कितने मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, सेम इसी प्रकार से अभिक्रिया होगी, लेकिन इसमें बनने वाला उत्पाद क्या होगा, एक H की जगह CH3 लगा दिया एक तरफ, तो बस यहां पर क्या करो, ऑल्टरनेट पोजीशन पर एक एक CH3 ग्रुप लगा दो, ये बनता है। इसका IUPAC नाम होता है 1,3,5
ट्राई मेथिल बेंजीन। ये तो इसका आईपीसी नाम हुआ, और इसका कॉमन नेम भी होता है, याद रखना, इसका कॉमन नेम होता है मैसेटिलीन। याद रखो, इस यौगिक का नाम मैसेटिलीन होता है। ठीक है, तो ये हुई इसकी इथाइन की और प्रोपाइन की ट्राइमेराइजेशन। इसमें 3 मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं। अब यहां पर देखो, अगर इन्हीं मॉलिक्यूल की अभिक्रिया हम निकल साइनाइड की उपस्थिति में करें तो इस केस में यहां पर इसके भी 4 मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, और यहां पर इसके भी वही 4 मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं। तो इस केस में यहां पर यौगिक बनता है इस प्रकार का, इस प्रकार का ये यौगिक बनता है, और इसका नाम होता है, तुम्हें याद होगा, ये यौगिक हमने एक जगह पढ़ा था, याद होना चाहिए। जीओसी टॉपिक में हमने, जीओसी जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें एक टॉपिक आया था एरोमेटिक था। उसमें मैंने तुमसे कहा था कि ये वाला जो यौगिक है ये होना तो एंटी एरोमेटिक चाहिए, बट ये नॉन एरोमेटिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब नॉन एरोमेटिक होता है। क्यों होता है नॉन एरोमेटिक? क्योंकि ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, इस रूप में विद्यमान नहीं होता है, ये इसके टब शेप में विद्यमान होता है, इसलिए ये नॉन एरोमेटिक हो जाता है। अच्छा जी, इसका तुमसे कहा जाए आईपीसी नेम बताइए, तो इसका आईपीसी नेम क्या होगा बताइए। तो नंबरिंग यहां से करें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसका नाम होगा साइक्लोऑक्टा। साइक्लोऑक्टा के बाद 1, 3, 5, 7 साइक्लो, इसको यूं भी कह सकते हैं साइक्लोऑक्टा 1, 3, 5, 7 टेट्राईन। ठीक है, चलिए इसके बाद अब अगर यहां पर इसके भी क्या करें तो सेम यही यौगिक इसमें भी बनेगा, सेम यही यौगिक इसमें भी बनेगा, बस ऑल्टरनेट पोजीशन पर एक एक CH3 यहां पे और लगा दो इस प्रकार से। ठीक है, तो ये तो इससे इसका बनना वाला त्रिलकीकरण, और इससे इसका बनना 4 मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, उसको हम बोल सकते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। ठीक है, तो डायरेक्टली याद करने की रिएक्शन की वाली, इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो चलिए क्या, ये हमारा एल्कीन और अल्काइन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इसकी सारी रिएक्शंस हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन अब यहां पर मैं तुमको एक चीज और बताऊं, अभी मैंने तुमसे कहा कि एल्कीन और अल्काइन हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी एल्कीन और अल्काइनों के बनाने की विधियां कुछ बाकी है, और वो विधियां बाकी है एल्किल हैलाइडों के द्वारा। तो हमारा अब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा एल्किल हैलाइड, उसके अंदर इन रिएक्शंस लेंगे एल्कीनों के, मतलब एल्किल हैलाइडों से एल्कीन के बनाने की अभिक्रियाएं, विलोपन अभिक्रियाएं होती ही वो। ठीक है, तो उनके अलावा एल्कीन और अल्काइन हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तुम्हें याद होगा जब हमने एल्केन चैप्टर पढ़ा था तो पूरा पढ़ने के बाद लास्ट में मैंने तुमको पूरा अरेंज करवाया था उसको सिस्टमेटिक वे में। सबसे पहले हमने उसमें एल्केनों के बनाने की विधियां ली थी कई सारी, और फिर उसके बाद एल्केनों की रासायनिक अभिक्रियाएं भी हमने बात करी थी। तो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा हैलोजन डेरिवेटिव, उसको पढ़ने में जब हम उसको पढ़ेंगे और उसमें जब एलिमिनेशन रिएक्शंस का पार्ट आएगा, विलोपन अभिक्रिया का पार्ट आएगा, उसमें एल्कीन और एल्काइनों के बनाने की सारी विधियां कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद फिर मैं तुमको एल्कीन और एल्काइनों को अरेंज कराऊंगा, ठीक है ना। तो तब तक थोड़ा तुम्हें वेट करना पड़ेगा उस चैप्टर के लिए। तो अब इसके बाद वही चैप्टर हम शुरू करेंगे हैलोजन डेरिवेटिव। प्यारे बच्चों, अगर आप ये चाहते हैं कि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वो पूरा कंटेंट आपको मिले, तो आप 18002121 पर कॉल करें, और इस पर कॉल करके आप जो भी कंटेंट चाहते हैं वो कंटेंट आपको प्रोवाइड हो जाएगा।